आप वल्नरेबिलिटी दिखाते नहीं हो लोगों को ज़्यादा, आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड है और एक पर्सनल साइड है, तो व्हाट डज दैट मीन? मैंने बहुत कुछ सुना है अपने बारे में बचपन से। सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट किया? जब से मैं जवान था तो लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे बोलने के स्टाइल, चलने के स्टाइल पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे लुक्स पे। ये अभी बॉदर करता था कुछ सालों तक? मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया है, मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता बिना कपड़ों के। But how did this happen then? Transformation? There was a thyroid fluctuation. For 7 months I ate one meal. स्टार किड को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है फ्लॉप के बाद, एन आउटसाइडर को नहीं मिलती है। Today, will you call Alia Bhatt just a star kid? Ranbir Kapoor is an outstanding talent. ये दोनों भी technically nepo kids हैं. Don't they deserve their success? While Shah Rukh Khan and Mr. Bachchan are the big journey of outsiders, there are also great insiders who have done great work. लेकिन eventually हुनर से आप मुकाबला नहीं कर सकते. You can argue कि बहुत सारे talented लोग भी successful नहीं हैं. उसका एक ही component है, वो तकदीर है, नसीब है. उससे आप नहीं लड़ सकते. मेरा अपना करियर अगर देख लो, there are a million people more talented than me who deserve to be where I am today. मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की वजह से हूँ. Is there any controversy because of Coffee with Karan that you wish it would have never happened? Hardik and Rahul, you know, I was really worried and scared about that. That episode threw me off. Who do you think will become the next big star? घर एक सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, कंफर्ट होता है, फेमिलियर थिंग्स, नोन फेसेस एंड द फीलिंग कि यहाँ सब ना अपना है। ये फीलिंग तो शिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपकी हर चीज़ सेफली शिफ्ट हो सकती है। इसीलिए जब घर शिफ्ट करने की बात हो तो पोर्टर के साथ लगाओ सेफ्टी की शर्त, क्योंकि पोर्टर देता है 100% डैमेज फ्री शिफ्टिंग की गारंटी, वरना 5 लाख तक वापस। एंड उनकी मल्टी लेयर पैकेजिंग और कन्वीनियंट बुकिंग स्लॉट्स शिफ्टिंग को ईजी बनाते हैं, ताकि आप इमोशंस पे फोकस कर सकें, लॉजिस्टिक्स पे नहीं। और जब इमोशनल स्टोरीज की बात होती है, एक नाम नेचुरली याद आता है, करण जौहर, जिन्होंने हमें हमारी फेवरेट मूवीज़ दी हैं, इतने आइकॉनिक डायलॉग्स दिए हैं और लाइफ को रोमांटिसाइज करना सिखाया है। आज हम उनसे जानेंगे उनके लिए रियल लाइफ में लव की डेफिनेशन क्या है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म, हिज वेट लॉस जर्नी, उन्होंने पार्टीज में जाना क्यों बंद कर दिया है, और धर्मा के स्टेक्स बेचने का रियल रीज़न क्या था। इन सब के बारे में आज के पॉडकास्ट में बात हुई है विथ करण जौहर, अनफिल्टर्ड ऑन फिगरिंग आउट। एंजॉय द शो। आपने बहुत सारे हिट्स दिए हैं, अभी रिसेंटली आपका भी बहुत ज़्यादा मूवीज नहीं चली, राइट? डू यू थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ? No. In terms of movies? साल में 2-3 पिक्चरें कभी नहीं चलती, कभी चलती है। ये सोशल मीडिया की वजह से यू कीप हियरिंग दिस। एक्चुअली वी हैड लास्ट ईयर, वी हैड a very strong financial year in terms of the money that the company made as a result of music overflows, as a result of profitable films for us also. लेकिन लोग हिट या फ्लॉप, एक जिगरा नहीं चली लास्ट ईयर। I think that's about it. That didn't give us a profit. The reason to have sold stake वो बिल्कुल नहीं था कि मुझे कोई नीड थी पैसों की या ज़रूरत था। इट वॉज एक्चुअली क्योंकि मैं चाहता था कि हम बहुत जाके आगे अपने कंपनी को ग्रो करें, एक्सपैंड करें। मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन आर्म शुरू करना चाहता था, विच आई स्टार्टेड इमीडिएटली। धर्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अनाउंस किया, वी हायर्ड समवन वेरी स्ट्रॉन्ग, भूमिका तिवारी, टू हेड दैट डिवीजन। फिर मैं बहुत चाहता हूँ कि इवेंचुअली मैं अपना म्यूजिक लेबल स्टार्ट करूँ। फिर मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाऊँ वे आई फंड देम इंटायरली ऑन माई ओन, ताकि उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास आए। नॉर्मली क्या होता था, हमारा मॉडल क्या था, क्योंकि मैं बहुत नेसेंट हूँ राज एज अ प्रोड्यूसर। एक्चुअली मेरा सफ़र और अपूर्वा का सफ़र, हम दोनों साथ भाइयों की तरह हम ये कंपनी चलाते हैं। 15 साल का सफ़र है एक्चुअली। 2008 से मैं मल्टीपल फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, एक ब्रांडिंग बन गई थी, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 15 साल का ब्रांड है। 2008 to 2023 is when I produced multiple films and built Dharma Productions. खुद का ब्रांड पहले से शुरू हो गया था, बिकॉज कॉफी विद करण 2004 में आई थी। अप टू दैट पॉइंट सिर्फ मैं एक फिल्म डायरेक्ट करता था, और एक 2008 में दोस्ताना, आई हिट लव स्टोरीज, कुर्बान, वेकअप सिड, ये सारी फिल्में शुरू हुई और यूटीवी के साथ मेरा पहला डील बना तब। उसके बाद फॉक्स स्टार के साथ एक लंबा स्लेट हमारा बना। उसके बाद धर्मा बिल्ड हुई। तो आई रियलाइज कि 15 साल
मैं इस 15 साल में मैंने जो बनाया है इसकी एक्विटी मुझे अभी लेवरेज करनी है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को और बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे फंडिंग की ज़रूरत ना हो, मुझे एक्चुअली दूसरे स्टूडियोज़ के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे कोलैबोरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करने की, ताकि पूरी प्रॉफिटेबिलिटी धर्मा प्रोडक्शन को आए। क्योंकि हमारे सबसे बड़े हिट्स जो रहे हैं दे विल ऑल हैड पार्टनर्स। एवरी बिग हिट ऑफ धर्मा प्रोडक्शन कोई ना कोई पार्टनर था हमारे साथ, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी पे उस फिल्म को फाइनेंस नहीं कर पाया था, क्योंकि वी वर न्यू। मैंने ये जो अभी लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है, ये है, वो मेरी हिस्ट्री नहीं जानते। मैंने अपने पिता से गुडविल इनहेरिट किया, बट पैसे कुछ थे नहीं। टिल कुछ कुछ होता है, पापा ने 5 फ्लॉप फिल्में दी थी उनके पहले। देव लाइन से थी, एक दुनिया में आई थी, एक फिल्म 83 दुनिया में रिलीज हुई थी, फिर 87 में मुकद्दर का फैसला फ्लॉप हुई, 1990 में अग्निपथ नहीं चली, 93 में गुमराह एवरेज टू बिलो एवरेज थी, ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, और 98 में डुप्लीकेट में रिलीज हुई और फ्लॉप हुई। मेरी फिल्म 98 उसी साल में कुछ कुछ होता है रिलीज हुई। वहाँ से धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत इन अ सेंस एज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी हुई। What I had was my father's blessings and his belief in me और उनका ट्रिमेंडस गुडविल। वो बहुत लव्ड थे, बहुत ही लव्ड थे, पर सक्सेस नहीं पाया उन्होंने। आफ्टर 98 कुछ कुछ, फिर कभी खुशी, फिर कल हो ना हो, कभी अलविदा, बट तब फिर पापा पास्ट अवे इन 2004 जून 2004। उसके बाद मुझे एक्चुअली खुद ले जाना पड़ा, एंड अपूर्वा के बगैर मैं नहीं कर पाता। तो वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल और कॉलेज के, एंड ही लेफ्ट हिज एंटायर life in London, and overnight Bijal and him moved back to Bombay. School का best friend, college का best friend, और फिर today partner in crime. तो हमारा अपना सफ़र रहा है। And then we started thinking कि क्या करें, क्योंकि ना मैं कुछ बिजनेस के बारे में जानता था, अभी भी मेरा बिजनेस एक्यूमेन जीरो है। इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है, एक्यूमेन जीरो है। वो अपूरा सब बिजनेस संभालते, मैं क्रिएटिव। एंड तब से हमारा सफ़र टिल 23 when we both realized this is now time to leverage and grow. Okay. और हमारे बिजनेस में to grow organically would have been taken me another 5-7 years. I needed the fund to grow. And today I have to say I'm very happy with my partnership with Aadar. बहुत ही amazing इंसान है वो, amazing instincts है उनके, and I feel accountable. तो आज लोग बोलते हैं कि आप जब स्टेक बदल तो क्या आप more relaxed हो गए हो, मैं अच्छे ज़्यादा हाइपर हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि नाउ आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में मैं अकाउंटेबल हूँ। किसी और के पैसे हैं, मुझे सक्सेस पाना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाना है। और जिस साल के बारे में आप जिक्र कर रहे हो वो तो आया गया, वो तो हर साल ऊपर नीचे, बहुत लोगों का था, किसी का ऊपर है तो किसी का नीचे है, पर वो सालों का जो काम है, जो लेगेसी है, वो आप तो इरेज नहीं कर सकते एक साल की वजह से। और उसी साल में अगर ब्रेक डाउन करूँ, किल हमारी बहुत अप्रिशिएट हुई है। मिस्टर मिसेस माही इज़ अ प्रॉफिटेबल फिल्म फॉर अस, बैड न्यूज़ इज़ अ प्रॉफिटेबल फिल्म फॉर अस। आप प्रॉफिट्स देख लो। Jigra is broken even, and right now we are on the verge of producing our first Punjabi film Akal, और उसके बाद केसरी 2 आ रही है, और फिर धड़क 2 आ रही है। We are very excited, very bullish about the year. So there's no low point, nothing. Low point तो मैंने with God's grace, actually a destiny's grace, yeah, my father's blessings. Low points जब आते भी हैं, वो फ्लॉप नहीं चली, तो मैंने ना सक्सेस को कभी सीरियसली लिया है और ना फेलियर को कभी मैं दिल पे लेता हूँ। I always feel कि एक्चुअली फेलियर जो है ना, वो एक फाइनल रिजल्ट होता है। समटाइम्स आई लाइक फाइनल रिजल्ट्स, चाहे वो बहुत बड़ी सक्सेस हो या बहुत बड़ी फेलियर, ओके, बिकॉज दे आर रिजल्ट्स। एवरेज जो है ना, मुझे एवरेज से बहुत परेशानी होती है, जो बीच में फंस जाती है, ना इधर की ना उधर की। ब्रेक इवन नहीं चाहिए, लॉस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब मुझे बता दो जहाँ मैं गलत गया हूँ, मैं एक्नॉलेज करूँगा और वहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा आगे। मुझे नहीं लगता कभी मैंने लाइफ में अपने सक्सेस को कभी सीरियसली लिया है, अपनी पोजीशन को, अपने ब्रांडिंग को, या पावर को, या एज ए डायरेक्टर, फिल्म मेकर, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज फील नथिंग शुड गो टू योर हेड, बिकॉज सक्सेस बहुत सीजनल चीज़ होती है। यू नो, बहुत बचपन में मैंने गम के बारे में भी, दुख के बारे में भी एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लिया था, क्योंकि गाना है हमारी फिल्म, एक फिल्म है दोस्ती नाम की फिल्म है, कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो अगर आप
दुख और गम को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लें और अपनाएं, कि अंडरस्टैंड कि ये तो अपना साथी है, खुशी आएगी जाएगी लेकिन ये तो हमेशा साथ रहेगी, तो इसको अपना लो. When you envelop and embrace your tragedy and sadness, then happiness is a beautiful breather. जब आए तो आप उसे एनवेलप कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए खुशी खुशी, लेकिन जब चले जाए तो उस बात का गम भी नहीं होना चाहिए. सिमिलरली विथ फेलियर आई है, इसकी ये मतलब नहीं कि हर चीज़ फेल होगी, कल कुछ और सक्सेसफुल हो जाएगी. But tell me your lowest point in your life. My father's death. मैं बहुत मैं 31 years old का था, 31-32. बहुत एक्टिव थे वो, एब्सोल्युटली हेल्दी. कैंसर हो गया था उन्हें, 4th stage कैंसर. जब हमने डायग्नोस किया, जब हमें पता चला कि हैज़ अ ट्यूमर इन हिज यूसोफेगस, और फिर वो स्प्रेड होने लग गया, तो फ्रॉम टाइम ऑफ डायग्नोसिस टू टाइम ऑफ डेथ 10 महीने का सफ़र था. August 2nd, 2003 मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है, और June 26, 2004 ही पास्ट हुए. तो अब अगर आप 3 लोगों का जो यूनिट है और 1/3 का हिस्सा आपका चला जाता है, तो वो वैक्यूम को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है. So what did you feel at that point? At that time I felt I had to be strong for my mother. I felt कि अगर मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, तो मम्मी का क्या होगा. My mother was 62 as well at that time. She was relatively young for this big loss. Age gap wide था between my parents, 10 साल का age gap था. It was very tough for me to be tough, but I had to be. मुझे गम जो है, और वाकई जो cathartic meltdown मेरा 2-3 साल बाद हुआ, where I really felt that I broke down much later, because तब तक I was putting up a front. जो मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा भी है राज. मैं जेमिनाई हूँ, तो मैं दे से ना यू गेट 2 for the price of 1. तो देयर कैन बी 2 very distinct different personalities coexisting. एक मैं आपको अपना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाता हूँ, अपने वल्नरेबिलिटी कभी नहीं दिखाता. दूसरा, जब मैं वल्नरेबल हो जाता हूँ तब मैं होना चाहता हूँ. तो वो मेरा, आई स्टिल फील कि आई एम वुंडेड बाय द डेथ ऑफ माई फादर. आई स्टिल फील कि वो अभी भी मुझे जब याद आते हैं, तो it's a point that gets me emotional. But again, I always feel, and what I did, and I tell people who lose their loved ones or their parents, कि जब when you lose a parent, I feel you gain a God. And उस God का चेहरा आपको दिख जाता है, और वो चेहरा आप मेरे लिए मेरे फादर है. देखो, God's idols, everybody has their way of connecting with God. अपनी religious belief, अपनी faith, सबको have their own way. They pray, they meditate, जो करते हैं. लेकिन मुझे एक साफ चेहरा दिखाई दिया कि अब मेरे जो भगवान है वो मेरे पिता है. तो अब मेरा डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ है. अभी मैं रोज बात करता हूँ उनसे. उसे आप प्रेयर बुला लो, मैं कम्युनिकेशन करता हूँ. मैं लड़ता भी हूँ उनसे, झगड़ता भी हूँ उनसे. हक है मेरा, मैं मांगता हूँ चीज़ें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मम्मी के हेल्थ के लिए, सब कुछ मांगता हूँ. मेरी निगोशिएशंस भी होती हैं उनके साथ कि पापा ये मैं करूँगा, फिर मैं यही करता हूँ. एंड मेरी बात होती है बाकायदा, सुबह होती है, रात को होती है, सोने से पहले और उठने के वक्त. मेरी बात, मेरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पापा के साथ हमेशा खुली है. हाउ ब्यूटीफुल. एंड यू सेड कि आप थोड़े टाइम बाद ब्रेक डाउन हुए. कब हुए, क्यों हुए? मुझे अभी भी याद है वो पल. वाई इतना लेट क्यों हुआ? मुझे पता नहीं. मैं एक फिल्म देखने गया था टोरंटो में, नेमसेक, मीरा नायर की फिल्म थी. वो शायद ये बात जानती भी नहीं है कि प्रीमियर नाइट थी, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग नाइट थी, और मुझे उन्होंने बुलाया था. मैं टोरंटो में था फेस्टिवल के लिए. मैं पिक्चर देखने गया, एंड आई वेप्ट अ लॉट एट द एंड ऑफ दैट फिल्म. एंड देन आई वॉक्ड टू द होटल, उस वेन्यू से रोते हुए अकेले, बिकॉज आई couldn't stop crying. And I went to the hotel room, and I think 2 घंटों तक मैं बस रोते रहा. And then I realized ये सिर्फ पिक्चर की इम्पैक्ट नहीं हो सकती, ये कुछ और है. It's touched a chord in me, but ट्रिगर वो फिल्म ज़रूर थी. कुछ मुझे एंड ऑफ द फिल्म में वो फीलिंग नेमसेक ने मुझे दी, एंड उसके बाद इट वेंट इनटू माय फादर्स इमोशन, और मैं पूरी तरह टूट पड़ा.
वाकई आई ब्रोक डाउन. बट राज, उसके बाद मैं इतनी लाइट फीलिंग आई मुझ में, कुछ मुझे लगता है जैसे कोई बोझ किसी ने उठा के कहीं रख दिया है. यू नो, आई जस्ट फेल्ट somebody just took that away and took it away from me. Maybe Papa himself, I don't know. I felt कि मैं बस वाकई सांस ले सकता हूँ in the way that I used to remember breathing. Like I felt like I was not breathing in the same way for 2 years. Because I felt वो baggage थी और वो चली गई. And there's something so beautiful about crying, about tears. You know, आंसू कभी खुदगर्ज नहीं होने चाहिए, उन्हें बाहर निकलने चाहिए, उनको बहने चाहिए. उनका काम है आपको वो सुकून देना. एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट टीयर्स, इज दैट दे कैन गिव यू सो मच रिलीफ. एंड वो आंसू जो थे और वो ब्रेकडाउन जो था, वो मेल्टडाउन जो था, मुझे हमेशा याद रहेगा. पर अब इजी होता है रोना? बहुत आसानी से रो सकता हूँ मैं, और मुझे कोई शर्म नहीं है, ना मुझे बुरा लगता है, ना मैं कॉन्शियस होता हूँ अगर मैं फिल्म देखते हुए रो रहा हूँ या इमोशनल हो जाता हूँ कहीं, या अपने बच्चों के सामने इमोशनल हो जाता हूँ, मम्मी के सामने या दोस्तों के सामने. मुझे रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट सेड कि आप वल्नरेबिलिटी दिखाते नहीं हो लोगों को ज़्यादा. आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड है और एक पर्सनल साइड है. तो व्हाट डज दैट मीन कि अगर अब रोने में प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन शो करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी कमजोरी आपको नहीं दिखाना चाहता. आंसू मेरी कमजोरी नहीं है. आंसू मेरे लिए एक इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ योर इमोशन. कमजोरी मेरी है कि अगर आपने मुझे अटैक किया पर्सनली, आपने मुझे ट्रोल किया या आपने मुझे किसी, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता कि मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई स्ट्रांग हूँ. मैंने बहुत कुछ सुना है अपने बारे में बचपन से. सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट किया है राज? जब से मैं जवान था तो लोगों ने मजाक ही उड़ाया मेरे बोलने के स्टाइल पे, मेरे चलने के स्टाइल पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे लुक्स पे, उस वक्त मेरे मोटापे पे भी. फेमिनिट, पैंजी, क्या क्या बुलाते थे बचपन में. और बच्चे कभी कभी रूड और ऑब्नॉक्शियस हो सकते हैं, और आपको वो चीज़ें, आज तो थेरेपी के सेशंस हैं, काउंसलिंग के सेशंस हैं, आज इतना आपको इतनी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए. मैं तो 70s और 80s में पला बड़ा हूँ. वहाँ तब कुछ था नहीं. ऐसा नहीं था कि हम कोई काउंसलर के पास जा सकते थे, कुछ नहीं था. आपको खुद अपने रेमेडीज़ ढूंढने पड़ते थे, खुद अपने आप को क्योर करना पड़ता था. तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि मैं अलग था, दूसरे लड़कों से अलग था, और मुझे दूसरे बच्चे मुझे ये बात का एहसास रोज़ दिलाते थे, पर कभी मम्मी पापा ने इस बात का एहसास मुझे नहीं दिलाया. कभी मुझे पापा ने नहीं कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों इन गानों पे नाच रहे हो अपने कमरे में. वो तो सेलिब्रेट करते थे मुझे. वो आते थे, आओ मेरे दोस्तों को भी दिखाओ, जिस तरह तुम आज डफले वाले पे नाच करते थे, सबको दिखाओ. ही वॉज प्राउड ऑफ एवरीथिंग आई डिड. ही नेवर एवर क्वेश्चनड एनीथिंग. जब मैं कॉलेज गया, आई डिड कि यार आप तो कुछ और बोलते हो, बाहर दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है. आई डिडंट आस्क हिम, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर. बट आई थिंक वो मेरा सेफ स्पेस था. तो आई फील दैट्स व्हाट मेड मी क्लोजर टू हिम. एंड ही लव्ड मी एंड ही लव्ड एवरीथिंग अबाउट मी. उनको लगता था, जब मैं बहुत प्लस साइज का भी था, जो उस दौर में मोटा बुलाते थे या पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो बुलाते थे, करण बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, पप्पी फैट है, चला जाएगा. ही नेवर एवर सेड. जब मैं 18 साल का था एंड आई लॉस्ट अ लिटिल वेट एट दैट टाइम, कॉन्शियस हुआ करता था उस दौर में, तो ही सेड देखो इतने हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए. और मैं अपने दिली दिल में जानता था ये तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, मुझ में कोई हीरो वाली बात नहीं है. और मुझे मम्मी ने भी बोल दिया था कि बेटा ये जो भी बोले तुझे समझ लेना चाहिए कि हीरो तो नहीं बन पाएगा, तू कुछ और कर ले. पिक्चरों में तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं जाए. तो बट आई ऑलवेज कॉम्बैटेड द वर्ल्ड एंड व्हाट दे थॉट ऑफ मी. मैं अभी भी, मुझे याद है, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास गया था, और वहाँ जो मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने मुझे क्लास के बाद रोका और कहा कि वो उनकी पत्नी चलाते थे क्लास. उन्होंने दोनों कहा कि आप ना दुनिया में बहुत, समाज में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो लड़कियों जैसी है, तो उसमें आप बैरिटोन लाओ, तो उसके लिए हम कुछ वॉइस एक्सरसाइजेस आपको देंगे. तो 2 साल तक मैं गया वो क्लास करने, ताकि मैं अपनी आवाज़ में बैरिटोन ले आऊँ, सो दैट आई कुड साउंड लाइक अ मैन, साउंड लाइक अ बॉय. मैं गया, 2 साल वो क्लासेस मैंने किए, 2-3 साल तक चले. पापा को मैं बोलता रहा मैं कंप्यूटर क्लास में जा रहा हूँ,
क्योंकि मुझे बहुत आई वॉज वेरी शाई टू टेल हिम कि मैं एक्चुअली ये करने जा रहा हूँ। शर्म आ रही थी मुझे। तो 3 साल के बाद मेरी आवाज़ में बैरिटोन आ गई, बोलने। नॉट ओनली दे टीच मी बैरिटोन, दे ऑल्सो टॉट मी कैसे वॉक करते हैं, यू नो, हाउ डू बिकम मोर मैस्कुलिन। टुडे मैं कभी ये एडवाइस किसी को ना दूँ। मैं बोल दूँ कि बी योर सेल्फ। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो चलो, आप ऐसे बोल रहे हो तो बोलो, आप अपने आप को मत बदलो, किसी के लिए नहीं। तो वो वक्त अलग था राज, वो समाज अलग था और हमारी सोच अलग थी। वहाँ किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नहीं कहा कि करण यू आर गुड द वे यू आर, किसी ने नहीं कहा। वो तो उल्टा मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ ये सीख लो, वरना तुम नहीं फेस कर पाओगे लोगों को, तुम्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने ये बाकायदा ये 3 साल तक ये क्लासेस की, चलने के, बोलने के। उसके बाद कंप्यूटर आया ऑफिस में, तो पापा ने सोचा कि 3 साल तो ये कंप्यूटर क्लास कर रहा है, तो इसको तो कुछ तो आता होगा कंप्यूटर के बारे में। उन्होंने कहा करण ये है कंप्यूटर, अभी चलाओ। और मैं देख रहा हूँ ये पता नहीं एलियन सी चीज़ पड़ी है। मैं लाइफ में मैंने तो कोई कंप्यूटर क्लास में नहीं गया, मैं तो वॉइस ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं तो वॉकिंग के लिए गया था, टॉकिंग के लिए गया था, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल नहीं गया था। ऐसे पापा मुझे नहीं पता। तो इसे 3 साल तो तुम क्या कर रहे थे? सो आई सेड वो अलग था, मैंने कुछ ऐसी एक्सक्यूज बना दी। बिकॉज आई वाज सो ये क्या मैं क्या करूँ इस कंप्यूटर के साथ। सो इट वाज हर चीज़ में ना, आई समहाउ आई लाइक टू सी द ह्यूमर इन एवरीथिंग ऑल्सो, बिकॉज आई फील कि हर चीज़ आप इतने ट्रैजिकली नहीं ले सकते। मैं अपने आप पे भी कभी हंसता हूँ कि मैं आई हैव एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तुम कर क्या रहे हो, मुझे अपने आप से भी अम्यूजमेंट होती है। बट वो तो आप होता होगा ना, पहले तो डिफिकल्टीज होती होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिंदगी में हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। आदित्य चोपड़ा पहले, उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि तुम फिल्म मेकर हो। मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो कुछ और, मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना चाहता था, पता नहीं क्या क्या करना चाहता था। ही सेड नो यू आर अ फिल्म मेकर। फिर शाहरुख ने मुझे उस सेट पे कहा कि अगर तुम पिक्चर बनाओगे मैं पहली फिल्म करूँगा, और व्हेन ही फॉलोड इट अप, तो लोगों ने मुझे बहुत वो प्रोत्साहन दी और बहुत वो इनकरेजमेंट दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ इन 2 इंसानों की वजह से हूँ, आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान। आदित्य चोपड़ा पहले क्योंकि उन्होंने मुझ में एक निर्देशक देखा, और शाहरुख क्योंकि उनमें फेथ, मुझ में फेथ रखी कि मैं अपनी पहली फिल्म उनके साथ बनाऊं। वो स्टार थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे। मैं आज यहाँ नहीं होता, आपके सामने नहीं बैठा होता उनकी वजह से, वो दोनों नहीं होते। आज जब मैं नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ, लास्ट ईयर मैंने नेशनल, जब आप कह रहे थे साल बुरा था, तो मैं नेशनल अवार्ड मैंने जीता था फॉर ब्रह्मास्त्र, एंड व्हेन आई वन द पद्मश्री बिफोर दैट। दोनों मोमेंट्स में द फर्स्ट थैंक यू आई एक्चुअली इन माई हार्ट ऑलवेज गिव टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज वॉट एवर अचीवमेंट टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। यू स्पोक अबाउट कि बच्चे मजाक उड़ाते थे आपके मोटापे के बारे में, लाइक यू वर फैट बॉडी। ये अभी बॉदर करता था कुछ सालों तक? नहीं, अभी कहाँ बॉदर करता है। अभी क्या है? तो नाउ यू हैव जस्ट इनसेनली रिड्यूस्ड No, your wait, fat. this is wild. ये जो the transformation is crazy. I saw you last time 2 years ago एक इवेंट पे, मेरे जस्ट पीछे थे आप एक इवेंट में, तो I just saw you for like maybe 2-3 minutes. तब में और अभी में बहुत डिफरेंस है, like 2 years 2.5 years में बहुत डिफरेंस है। तो I've always been battling the bulge. मेरा कुछ 1000 डाइट्स किए हैं, 500 वर्कआउट किए हैं, हर किस्म का जो भी डाइट, वर्कआउट रूटीन, सब कुछ कोशिश की थी। आई बीन कॉम्बैटिंग इट। अभी सालों बाद when I did my blood works and found out that these are the issues I've had in my thyroid or whatever else that I had to correct, and I've been correcting it. तो अभी लोग पूछते हैं क्या तुम ओलंपिक पे हो, तुम मुंजारो पे हो, ये होगा। मैं थक चुका हूँ लोगों को बोलने कि आपको मेरी सच्चाई आप नहीं जानते। तो मैं आपको सच बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत लंबी सच है, बहुत लंबी कहानी कि मैं खुद जानता हूँ कि आई एम वेरी हेल्दी, आई नेवर फेल्ट लाइटर, आई नेवर फेल्ट बेटर, आई हैव नेवर एवर फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। It gives me nothing but joy. After 52 years, I feel confident. Otherwise, बाकी मुझे body dysmorphia है। Body dysmorphia क्या होता है? Can you explain? जब आप खुद के body से ashamed होते हो, जब आप बिना कपड़ों में आप awkward होते हो, जैसे मैं होता हूँ, अभी भी होता हूँ। खुद कोई कांच में नहीं देख सकते। नहीं,
आपको अच्छा नहीं लगता जो आप देखते हो, और आपको वो आपको इश्यूज होते हैं अपने बॉडी को लेकर। तो जब मैं स्विमिंग जाता था तो मैं बहुत कॉन्शियस था कि अभी मैं जल्दी टॉवल निकाल के एकदम पूल में घुस जाता था ताकि कोई देखे ना। सो इन द 2 seconds between me in the beginning at the top of the pool and in the pool, जल्दी मैं अंदर चले जाऊं ताकि कोई ना देखे। मैं कभी कोई सौना नहीं गया जहाँ लोग घूमते हैं टॉवल में, मैं नहीं जा सकता, मुझसे होगा ही नहीं, मैं अभी भी नहीं होगा। और आज अभी तो मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया, फिर भी नहीं जा पाऊंगा। पर व्हाट्स द डिफरेंस, क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस ना सबको होती है, सबको लगता है कि मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मुझे ये खराब है, वो मेरा टमी फैट बाहर है, लाइक सो एक कॉन्फिडेंस होती है लोगों में, एक अनकंफर्टनेस और बॉडी डिस्मॉर्फिया में मतलब डिफरेंस क्या है? क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिया लोग खुश नहीं है कि आपको डिस्कम्फर्ट है, आप थोड़े मोटे लग रहे हो, लेकिन आपको घिन नहीं आती अपने बॉडी को देखकर। मुझे घिन आती है, मैं देख भी नहीं सकता, मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता बिना कपड़ों के। मैं जब देखता हूं तो मुझे बस अपना, अभी थोड़ा बेटर है क्योंकि बॉडी बेटर है, लेकिन जब नहीं थी तो मुझे बस देखना ही नहीं था। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो आई सपोज लोग थेरेपी करते हैं इसके लिए, आई थिंक लोग शायद डिस्कस करते हैं ओपनली, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ट्रीट नहीं किया, वो तो कंटिन्यूसली होता था मेरे साथ। और मैं हमेशा, फिर क्या होता है कि मैं उतना भी ओबीस नहीं था जितना मैं अपने मन में मैंने अपने आप को कह दिया था। तो ओवरसाइज कपड़े आप पहनोगे, ढकने के वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं। जिस तरह के कपड़े मैं पहनता था, मुझे फैशन अच्छा लगता तो ओवरसाइज क्लोथ्स पहनता था मैं। कभी कुछ टाइट लाइफ में मैं नहीं पहनूंगा जहाँ से कोई, और आज फिर भी थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तब तो सालों तक मैंने नहीं किया। तो यू कीप हाइडिंग योर बॉडी बिकॉज यू आर अशेम्ड ऑफ इट एंड और उसके इमोशनल रेपरकशंस भी होते हैं। क्या? बिकॉज फिर आप जब एक रिश्ते में भी आप जाना चाहते हो तो उस रिश्ते से भी आप डरते हो क्योंकि यू फील यू विल बी जज्ड बाय योर बॉडी, क्योंकि रिश्तों में भी देयर इज इंटिमेसी एंड इंटिमेसी इन्वॉल्व्स बॉडी एंड बॉडी इन्वॉल्व्स योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी। जब आप कैसे कोई रिलेशनशिप किसी और के साथ बना सकते हो जब आपकी अपनी रिलेशनशिप अपने जिस्म के साथ ठीक नहीं है? सो देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज। तो लोग जब ट्रोल करते हैं ना, तो या लोग होते हैं, उनको खुद क्या पता कि हम अपनी गलियों से गुजर रहे हैं, अपने गमों से हम लड़ रहे हैं। तो वो तो बोलने दो उनको, तो वो तो सालों पहले मैंने एक्चुअली उस ट्रोलिंग को भी एम्ब्रेस कर लिया। बट डू यू थिंक कि ये जो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेक GLP-1 राइट, तो इसमें प्रॉब्लम है कि इतना पब्लिकली बताने में इतना इशू क्यों है? बिकॉज I've seen बहुत सारे लोग, कोई भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी वो एकदम से अगर पतला हो जा रहा है, सो एवरीबडी इज जस्ट लाइक कमेंटिंग Ozempic GLP-1 लाइक सब। GLP क्या है? GLP-1 जो ड्रग है एक्चुअली Ozempic का। अच्छा, Ozempic का, हाँ दैट है। तो सब लोग इंग्रेडिएंट है, हाँ जो मेन वो ड्रग, तो लोग Ozempic कमेंट करते जा रहे हैं एंड देन लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन फ्यू पीपल जिन्होंने लिया है वो डिनाई करते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी डिलीट करते हैं। आई एम लाइक, ऐसा अनकंफर्टेबल क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? इमोशनल मैथमेटिक्स मेरी लाइफ में अगर आप कर लो, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, सब जानते हैं, मैंने छुपाया तो नहीं ना। मैंने किताब लिखी है कॉल्ड एन अनसूटेबल बॉय, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं कभी लाइफ में ना डिनाई करता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरी बंद किताब भी है, सब कुछ लिख लिया मैंने। मैं जब अपनी ज़िंदगी के बड़े सच नहीं छुपाता तो मैं ये छुपाऊंगा कि मैंने Ozempic लिया है या मुंजारो लिया है? ये क्या है? इमोशनल मैथमेटिक्स आप खुद कर लो। क्या मैं क्यों छुपाऊंगा ये? मैं तो डंके की चोट पे बोल दूंगा कि हाँ मैंने लिया है और मेरे लिए अच्छा है, आप भी ले लो। शायद Ozempic मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन कर ले मैं तो उस दौर से भी ले लूंगा कि शायद आई कैन मोनेटाइज दिस। मैं क्यों ना, मैं अंदर से आई विल ट्राई एंड लेवरेज दैट इफ आई हैड टू। तो आई ऑलवेज फील कि आपको बोलना है बोलो कि Ozempic क्या है, ये है वो है, पर वो तो रोज मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो वो बोल ही रहे हैं। हाँ। ये भी बोलने दो, आज ये बोल रहे हैं कल कुछ कॉल बोल रहे हैं। तो आई सेड रोज मैं नए समस्या का हल तो मैं नहीं ढूंढ सकता, तो मैं हल ही नहीं ढूंढता। मेरी खुशी, मेरे अंदर की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। When I'm at peace with myself, दुनिया जो कहे वो सब कहे। But how did this happen then? Transformation? Give me 2-3 secrets that you did. So there was genuinely a thyroid fluctuation, which I won't get into details, which I did a full blood work with, and I realized I had to take something to control that level, which for 15-20 साल तक मुझे उस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं I was living with this problem. Because I used to always wonder कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ,
मेरा क्यों नहीं घट रहा मेरा वेट, मैं क्यों स्केल पे जब खड़ा रहता हूँ मेरा नीडल डजंट मूव, और जब मूव होता है तो बहुत मैं वीवा मायर भी गया था, हेल्थ स्पास भी गया, हर जगह जा चुका हूँ. आई नेवर यूज्ड टू लूज वेट. व्हेन आई करेक्टेड द लेवल्स एंड देन आई वेंट ऑन समथिंग कॉल्ड OMAD, which is called 1 meal a day, OMAD. पहले 7 दिन बहुत मुश्किल थे. Then it became for 7 months I did OMAD, one meal a day. I ate 1 meal. शाम को 8 या 8:30 बजे रात को मैं खाता था. उस मील में मैं बिना लैक्टोज के, बिना ग्लूटेन के और बिना शक्कर के. I did this for 6-7 months at a stretch. Rigorously, relentlessly. उसके बाद I kept up no gluten, no sugar and no lactose. Not I'm mildly lactose intolerant, ऐसा नहीं भी नहीं, mildly. तो अब मैं almond milk पीता हूँ, शक्कर में last 1.5 months I feel कि I have to put on some weight, so I brought in lactose little bit and I brought in carbohydrates in the form of rice. Gluten फिर भी मैं नहीं खाता. So I brought in these 2 elements and I started doing weight training and I'm playing paddle. Okay. You said something which I didn't understand, and that was कि लोगों को मेरी reality नहीं पता है, which technically is the case with everything, पर इसकी वजह से लोगों ने एक perception बना दिया है मेरे बारे में. तो पिछले 15 सालों में if you were not an insider, nepo, ये सब कुछ भी नहीं, ये perception कैसे बना आपका? मुझे नहीं पता. Like when did this happen? When do you think this happened? क्या हुआ ये? I don't know. क्योंकि 15 year is very young. Like if you actually look at the industry, any industry, 15 साल में तो कोई क्या इंसाइडर बनता है? इंसाइडर तो मैं हमेशा से था, बिकॉज मेरे पिता जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. बट व्हेन आई फील कि उनकी रूह जहाँ भी है वो भी हंस रहे होंगे कि मुझे नेपोटिस्टिक और मुझे नेपोटिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है, जहाँ माई फादर हैज ओनली कॉम्बैटेड फेलियर एंड द फर्स्ट टाइम. बट यस, फुट इन द डोर मिला मुझे, उनकी वजह से मिला, पहली फिल्म की वजह से मिला. बट वो हर प्रोफेशन में होता है, एंड आई फील लाइक पापा ने भी रिस्क लेकर वो पहली पिक्चर बनाई, मनी इंटरेस्ट पे लिया और पिक्चर बनाई. ही टुक अ चांस, ही टुक अ रिस्क ऑन हिज सन हु वाज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म. मैं बड़ी फिल्म फ्लॉप बनाता तो हमें वो भी घर जहाँ रह रहे थे उसे बेचना पड़ गया. उसके बाद मुझे पता नहीं ये कब, आई थिंक कॉफ़ी विद करण की शुरू होने के बाद एक अजीब सा रेपुटेशन बन गया कि मैं एक किस्म का इंसान हूँ. मुझे लोग जब करीबी से जानते हैं, दे नो द रियल पर्सन आई एम, द ट्रू ह्यूमन बीइंग दैट आई रियली एम. आई कैन नॉट क्लेम टू बी एनी काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन माई ओन ना. जिस किस्म का इंसान मैं हूँ, मैं खुद अपने बारे में थोड़ी कह सकता हूँ किसी और को मेरे बारे में. जो मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे परख चुके हैं. लोग जो नहीं जानते उन्होंने अपनी राय अपने आप बना ली है. और मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं राज जो कहते हैं यू आर नथिंग लाइक वी इमेजिन्ड यू टू बी. सो आई सेड बट व्हाई डिड यू इमेजिन अदरवाइज. उन्होंने एक इमेजिनेशन बना ली है, एक नैरेटिव कहीं स्प्रेड हो गया है, और वो नैरेटिव लोग बिलीव करते हैं या नॉट बिलीव करते हैं, या कुछ आपकी वाकई आपकी एनर्जी को पहचान लेते हैं. दे सी थ्रू ऑल दिस एंड रियलाइज दैट मे बी ही इज़ अ गुड गाय, यू नो, एंड ही मीन्स वेल, ही हैज़ अ बिग हार्ट एंड अ वार्म डिमीनर. And some feel the exact opposite. मैं सबको तो जाके नहीं बोल सकता हूँ कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, और ना मैं किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा हूँ. मैं बस अपनी मेहनत से, जोश, जुनून, शिद्दत से अपना काम करना चाहता हूँ. और वन थिंग आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन कर्मा. आई बिलीव कि कर्मा पॉइंट्स आपके बहुत अबंडेंट होने चाहिए, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरी विजय है. आई बिलीव दैट वेरी वेरी स्ट्रांगली कि कर्मा मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा रिलीजन है. I feel that I should never hurt anyone, come in the way of anyone. यहाँ लोग कहते हैं इसने इसका करियर डिस्ट्रॉय किया, उसका करियर. मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया है. ये लोगों की बिलीफ है. ये लोग क्यों है ऐसे? बिकॉज मुझे there are so many, I'll tell you, इसकी रिसर्च के लिए भी, और ऐसे ही ऑब्वियसली यू सी 500 रील्स ऑन इंस्टाग्राम. इस रिसर्च के लिए भी आई वाज लुकिंग एट कि व्हाट आर द मोस्ट misunderstood things about Karan Johar, controversial things कौन सी है, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे which he always denies or answers. Like I was just trying to do my research, positive, negative, both. And हर जगह ये आता है कि इन्होंने इसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने उसका डिस्ट्रॉय कर दिया, छोटी छोटी क्लिप्स आती है. Why this clutter is everywhere? I don't. I suppose negativity also travels.
पॉजिटिविटी डजंट, मैं अगर आपकी तारीफ करूँ तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन अगर मैंने राज शमानी की बुराई की तो उस पे बहुत सारे न्यूज़ बनेगी, करण जौहर said this happened. Yeah, so that suppose I walk out and say it was like the worst experience of my life being on Raj Shamani's podcast. वो रील पे 1000 कमेंट्स होंगे. अगर मैं बाहर के कोई डाल देगा, लेकिन अगर मैं बाहर जाके कहूँ कि I had one of the best experiences talking to Raj, वहाँ 100 कमेंट्स होंगे या 50 होंगे या शायद उससे भी कम. अभी एक फैशन सा हो जाता है ना, आप बुराई करने लगते हो किसी की, आपको ही राय करण ये करण वो ये नेपो लाइक ये. आई फील विथ मुझे बस अच्छा इस बात की बस यही अच्छी मेरी एक पर्सपेक्टिव है इस पे कि लव मी और हेट मी आई एम ओके, जस्ट डोंट बी इनडिफरेंट टू मी. तो अगर आप मेरे बारे में इतना बात कर रहे हो दैट मीन्स आई शुड मैटर. इतनी डिस्कशंस हो रही है आप मेरे बारे में. मैं हर एक्टर के साथ काम कर चुका हूँ, मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे सकता हूँ, डेटा दे सकता हूँ मेरी फिल्मों में जिस लोगों ने उनके पहले कदम हमारे साथ लिए और जिनके करियर्स जो बिल्कुल आउटसाइडर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उनका क्रेडिट राज मुझे कभी नहीं मिलता. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई कैन टेल यू ऑफ पीपल हु आई वर्कड विथ हु हैव फ्लरिशिंग करियर्स टुडे इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के बिल्कुल आउटसाइडर है. लेकिन मैं क्यों जाके ये लिस्ट किसी को दूँ? मैं आपको दे सकता हूँ. 25 डायरेक्टर लॉन्च किए हमने, 50 एक्टर्स जिनकी पहली फिल्में, लोग कहते हैं बड़े बड़े एक्टर से आदर्श गौरव इतना बड़ा एक्टर है, आज इतनी बेहतरीन टैलेंट है, उसकी पहली फिल्म माय नेम इज खान है. देयर आर सर्टेन एक्टर्स हु डन ब्रेक. आई वर्कड विद एवरी एक्टर who've done their best work with us in defining work. I don't want to mention names here क्योंकि वो लोग जानते हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ. And I feel कि मैं क्यों लिस्ट जाके बनाऊँ? जो टेक्नीशियंस है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स है, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सबके पहले कदम हमने साथ लिए हैं. मैंने इनको इनकरेज किया है, तो आज वो काम कर रहे हैं, वो माहिर है अपने प्रोफेशंस में. वो कोई नहीं देख रहा, वो कोई नहीं देखता वो डेटा, क्योंकि वो पॉजिटिव डेटा है. नहीं, मे बी इसलिए भी ना कि द मेन स्टार इज यूजुअली समवन फ्रॉम द फैमिली. बट मेन स्टार क्या होता है? एक स्टार लीड थोड़ी चलाता है. तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप क्यों बुलाते हैं आप उनको? वो कोई मायने नहीं रखता आपके लिए. आई एम सेइंग पीपल टॉक अबाउट इट मोर बोल रहे हैं ना. मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इफ आई हैव लॉन्च्ड 20 आउटसाइड डायरेक्टर्स आर मेंट टू बी कैप्टन्स ऑफ द शिप. कैप्टन से बड़ी कोई चीज नहीं होती. अग्रीड. तो फिर आप वो बात क्यों नहीं कर रहे? आप एक्टर की बात कर रहे हो. एक्टर इज नॉट द सोल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ फिल्म. अगर मैंने कहूँ कि सिर्फ स्टार की वजह से फिल्म, तो आई एम डिमिनिशिंग द 100 पीपल हु हैव वर्कड ऑन दैट फिल्म. कैप्टन ऑफ द शिप अगर आउटसाइडर है तो उसका क्रेडिट मुझे दो. उसका क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे आप मुझे वो क्रेडिट? आप मेरे अगर क्रेडिट आप छीन रहे हो मुझसे बिकॉज एक नेपो किड को लॉन्च किया गया है, तो वो 50 लोग जो सेट पे आउटसाइडर्स हैं, जिनकी वजह से जिनके काम करने से उनको सुकून मिलता है, उनकी पैशन पूरी होती है, कि शायद उनका घर चलता है, उसका क्रेडिट आप मुझे नहीं दोगे. तो इज इट सेफ टू से कि 50 आउटसाइडर्स को आप 50 जॉब्स और 50 डिफरेंट चीज़ों के लिए आप लॉन्च करते हो, बट एट द सेम टाइम एक्टर्स में यू ओनली लॉन्च 5 टॉप एक्टर्स? नॉट एट ऑल. हु आर द stars? Again, that is not true. That is again not true. People talk about it. अगर आपने जब मैंने वरुण और आलिया को स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिया था, तब डायरेक्टर्स के बच्चे वर नॉट कंसिडर्ड नेपोटिज्म ओनली. डायरेक्टर्स के बच्चे तब 2011 में जब हमने कास्ट किया था, इट वाज सुपरस्टार्स चिल्ड्रन वाज कंसिडर्ड लॉन्च. वहाँ डायरेक्टर्स के बच्चे वर नॉट कंसिडर्ड स्टार्स, दे वर डायरेक्टर्स चिल्ड्रन. बट स्टिल चलो ले लो, इंडस्ट्री का हिस्सा है. वो असिस्टेंट है. और आलिया को मैं मिला था वाया समबडी. लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा भी तो स्टार था उस फिल्म में. उसके बारे में आप डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? इसी साल में आप किसी और की बात स्टार लॉन्च करोगे कि आप अगर जानवी और सारा अनन्या की बात करोगे, तो लक्ष्य लालवानी का लॉन्च हुआ है किल में. 52 करोड़ रुपी फिल्म वाज मेड ऑन अ फिल्म इंटायरली ऑन हिज शोल्डर्स. ही इज एन आउटसाइडर. मैं उसको कहीं से नहीं जानता. वो आज डेब्यू ऑफ द ईयर कहला रहा है. वो आज 2 और फिल्में कर रहा है, 3 और फिल्में कर रहा है. आप उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे जब उसने आईफा के अवार्ड अभी वो जीत के आया, पिंक विला का अवार्ड जीत के आया है. ही इज गोइंग टू विन अवार्ड दिस ईयर. ही इज गेटिंग वर्क. Why is there not one article? आप स्क्रॉल करो जिन्होंने कहा है कि an outsider was given a launch by करण जौहर. Why do you think? Today राघव जुयाल खुद स्टेज पे कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा ब्रेक किल है और मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ. मैं देहरादून का लड़का हूँ. मुझे गुनीत मोंगा और करण जौहर ने ये ब्रेक दिया है. वो भी आउटसाइडर ही है.
उसका क्रेडिट आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? अगर आप थिंक नहीं मिलता, मुझे पता नहीं राज, ये आप बताओ। मैं नहीं जानता हूँ ना, मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस ये कहता हूँ मैं आपको एनालिटिक्स दे रहा हूँ। अगर आप डेटा इंसान हो तो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। हर साल मैं आपको एक नया एक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा जो ऑल्सो आउटसाइडर होगा, उसकी तारीफ नहीं होगी, उसकी कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन जो ब्रैंक नेपो किड है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ नेपो किड के बारे में, आप उनको मत बनाओ ना स्टार्स। आप पहले ग्रास रूट पे जाओ, आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा है बात करने के लिए, आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? वो जब जिम जाते हैं, वो जब बिल्डिंग के बाहर आते हैं, वो जब पार्टीज पे जाते हैं, तो आप उन्हें कवर क्यों कर रहे हो? मत करो ना कवर उनको। आप उन्हें बड़ा क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप भी जानते हो कि उनकी तस्वीरें जब आती है तो आपके पेपर पे या आपके पेज पे या आपके इंस्टाग्राम फीड पे ट्रैक्शन मिलता है आपको। आपने उनको बड़ा किया, फिर आपने उनको कर्स किया, फिर आपने उनको नीचे गिराने की कोशिश की, फिर वो नीचे गिरे, फिर खुद उठे, फिर आप कहीं और चले गए। ये क्या विशेष साइकिल है? उनको आप कवर मत कीजिए, सिंपल है। वो नहीं चाहते कि आप उनके पीछे आए, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आप उनको बड़ा स्टार बना रहे हो, फिर कोई उनको साइन कर लेता है क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी रोशन हो चुका है, तो आपने उनको ले लिया है। फिर वो ट्रोलिंग होती है कि आपने क्यों लिया, किसी और का मौका आप किसी और का। अरे भैया आप क्या, अभी मैं क्या करूं, मैं क्या, मुझे बस यही बता दो कि अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हो टू लॉन्च योर नेपो किड, व्हाई आरंट यू आल्सो प्रेजिंग मी for mounting my biggest film with an outsider? Is it also because Star Kid को multiple opportunities मिलती है फ्लॉप के बाद and an outsider को नहीं मिलती है क्योंकि उनको एक ही चांस में शॉट है? Is that the conversation? Obviously a Star Kid sometimes by virtue of his or her foot in the door उनको मौके मिलते हैं, लेकिन eventually हुनर से आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो today, will you call Alia Bhatt just a star kid who's done well? I love her. She's an incredible talent. She's an outstanding talent. Ranbir Kapoor is an outstanding talent. वो भी, ये दोनों भी technically nepo kids हैं. Don't they deserve their success? Have you seen the hard work they put into their craft? Then, so I'm like, while Shah Rukh Khan and Mr. Bachchan are the big journey of outsiders, there are also great insiders who have done great work. So सब चलते, but all, what do they all, and you can't, Mr. Bachchan and Shah Rukh Khan are living legends. You can't even compare anyone to them. Yeah. They are beyond comparison. They are the benchmark, gold standard. लेकिन one thing in common of everybody who's doing well is their talent. आज अगर आप consistent हो और talentedly आप consistent हो, then ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप चले जाओगे, you'll बिखर जाओगे आप। In fact, you will never meet with complete success. अगर आपके अंदर टैलेंट है, they are bought, and yeah, you can argue कि बहुत सारे talented लोग भी सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, उसका एक ही कंपोनेंट है, वो तकदीर है, नसीब है। उससे आप नहीं लड़ सकते। ये हाथों की लकीरें हैं, ये नसीब है। इससे क्या जंग छिड़ोगे आप? नहीं छिड़ सकते आप। कुछ तो लिख के आए हो, कुछ तो आपकी लिखाई में ही, आपकी डेस्टिनी में है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा अपना करियर अगर देख लो, देयर आर a million people more talented than me, I am telling you, who deserve to be where I am today. I am not saying मैं सिर्फ अपने मेहनत, जोश, जुनून और टैलेंट की वजह से हूँ, मैं नसीब की वजह से भी हूँ। मेरे नसीब पर मैंने अपनी नसीब नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी है, और मैं वो नसीब जी रहा हूँ। अब उसमें मैं अपने आप को मार डालूँ क्या? मैंने क्या किया है? I am just doing my work. I'm at least being responsible to my destiny. Does this bother you? जब लोग इतने questions पूछते हैं इन सब चीज़ों? You know, actually Raj, I've reached a point के जैसे कहते हैं ना, मैं numb हो चुका हूँ अभी। कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm not over it. I'm just numb to it. I'm indifferent now a little bit to their hate, because I feel if I every day take that hate in my system, अगर मैं वो hate के साथ, नफरत के साथ, ट्रोलिंग के साथ मैं रोज उठूँ, तो मेरे खुद के ख्याल नेगेटिव हो जाएंगे, और मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। वही एनर्जी मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने बाप को जब देखे तो उन्हें लगे कि मेरा बाप पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव बंदा है, खुश इंसान है। वो खुश मिजाज का होगा तो वो खुशी उनमें आएगी। मेरे बच्चे बहुत खुश बच्चे हैं, और मैं वो वातावरण अपने घर में वही डालना चाहता हूँ। You mentioned कि कोई नहीं चाहता कि उनके पीछे आगे पीछे घूमो, जिम तक फॉलो करो, उधर फॉलो करो। ये बहुत बार तो पेड भी होता है ना, इट्स लाइक अ क्रिएटेड मशीनरी। ऑफ कोर्स। तो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है वो क्रिएट कराते हैं ऐसा एक आर्टिफिशियल बबल,
एंड देन इट्स जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कि बार बार देखोगे तो फिर आदत लग जाती चाहे है. वो तो इनसाइडर हो, आउटसाइडर हो, कोई भी करा सकता साइड साइडर हो, लेफ्ट साइडर हो, राइट साइडर हो, वो तो कोई भी पे कर सकता है ना. दैट इज समबडी दैट, वो कोई सिर्फ इनसाइडर्स का नहीं है, वो तो कोई भी. But do you personally, do you as a production house, just ask, I don't know, I'm asking random question, कि as a production house, as somebody जो launch कर रहा है, आप ज़्यादा बजट उस पे लगाते हो जो probably is a star kid which you know कि इसके पास ज़्यादा curiosity होगी कि इसका बच्चा है, इनफैक्ट कम बजट लगाते हो? इनफैक्ट उल्टा है, क्योंकि उनकी In अवेयरनेस marketing. ऑलरेडी ज़्यादा है. तो टू प्रमोट a person who doesn't have an audience recall for whatever reason, उन पे ज़्यादा आपको एनर्जी, पैसों की बात अलग है, एनर्जी डालनी पड़ती है ताकि मैं कैसे सबको इस बात का एहसास दिलाऊं कि इस फिल्म में एक नया एक्टर है. Yeah, but for marketing outside, PR, marketing, social. you have to promote somebody जिसका कोई नाम निशान कोई नहीं जानता ना, तो obviously वो a new person, you have to, in fact, do it more. for example हमने लक्ष्य की बात की, so to put लक्ष्य out there, more energy has to go, because you have to know कि ये इसकी पहली फिल्म है, ये नया एक्टर है, इसकी पहली फिल्म है, इसको आप जानो, पहचानो, क्योंकि अभी आगे जाके बहुत अच्छा काम, बेहतरीन काम करेगा, तो इस पे आप ध्यान दो. तो you have to put more of your marketing muscle to promote that. In fact that's what even people don't realize कि हम ज़्यादा मेहनत वहाँ करते हैं on an outsider, because you have to make sure that people like are aware. Awareness build करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है आज के दौर में ना. इतना क्लटर है साउंड का, इतनी चीज़ें हो रही हैं. How do you break through that clutter? Who do you think will become the next big star? One or two people who you really like? I feel the entire generation of good actors, that I'm seeing. Like जैसे मैंने अभी एक ट्रेलर देखा था आदर्श गौरव का, with शनाया, and I really liked it. बिजॉय नाबियार की फिल्म है, आनंद राय प्रोड्यूस कर रहे हैं. मुझे वो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. वो I really liked it. I think लक्ष्य is a tremendous talent. I think उसमें बहुत स्टार पोटेंशियल है. I think वो बहुत आगे जा सकता है. जैसे राघव का काम इतना कमाल का था, what a solid actor. उनका काम किल में बहुत सुपर्ब था. मुझे अगस्त्य नंदा अच्छा लगता है, वेदांग रायना अच्छा लगता है. बहुत ऐसे एक्टर्स हैं. आई स्टिल फील वेरी स्ट्रांगली कि लोग जब सुहाना खान को इवेंचुअली देखेंगे इन ऑल, बिकॉज मैंने उसको एज अ स्टूडेंट देखा है, उनकी फिल्मों को. आई हैव सीन सुहानाज स्टूडेंट फिल्म्स, आई हैव सीन द वर्क दैट शी हैज पुट इनटू हर क्राफ्ट. और आई फील लाइक पीपल व्हेन दे रियलाइज कि उसके अंदर वो जो आर्टिस्ट है वो जो बाहर निकल आएगी, एंड शी इज डूइंग अ फिल्म विद हर फादर किंग, एंड आई एम ग्लैड दैट द वर्ल्ड विल सी दैट ऑन अ लार्ज स्केल कि सुहाना इज अ टेरिफिक टैलेंट एंड शी इज गोइंग टू डू फिनोमिनली वेल. एंड मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरी अपनी बच्ची है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ दैट देयर इज अ मैसिव सॉलिड आर्टिस्ट इन सुहाना खान. एंड द बिग I don't know if I'm supposed to even say this, लेकिन मुझे बहुत बिलीफ है इन आर्यन खान्स डायरेक्टोरियल टैलेंट. वो जो कर रहे हैं, उनका शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे. I don't want to say anything about it क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाएगा. He's very private. लेकिन बस यही कहूँगा, watch out. If there's a king, there will be a prince. Oh, wow. And why do you say so? I know so. I say that डंकी की चोट पे मैं कह रहा हूँ, आप देख लो शो को. Give me one reason why do you say? Because I've seen the show. What other reason can I give you? What did you like about that show? I love he has an individualistic voice as a director. He's not anything like you expect. Like you feel कि शाहरुख खान का बेटा उसमें ये होगा, कुछ नहीं. अपनी पर्सनैलिटी है वो, बिल्कुल अपना बंदा है वो अपना क्वाइटली अपना काम करता है वो. He doesn't carry the baggage of his father. He doesn't carry the baggage of his legacy. मेहनती लड़का है, 20 घंटे काम करता है, काम ही करता है वो. उसे काम से बड़ा और कोई काम नहीं है, वो काम ही करता रहता है वो. जब से मैंने उसे बचपन से देखा है, इफ़ वो एक बोर्ड गेम है, स्पोर्ट्स गेम है, या वो ये मैसिव सीरीज है, उसे जीतना है. बिकॉज ही लाइक्स टू विन एंड ही टेक्स लॉसेस पर्सनली एंड ही गेट्स इवन मोर मोटिवेटेड बाय सक्सेसेस. ही इज़ अ रेयर पर्सनैलिटी टाइप. एंड वो मेरा in many ways he's like the first born to all of us. हम सबकी पेरेंटल इंस्टिंक्ट किक हुई थी आर्यन के बर्थ से. मैं उसे अपने गोद में उठा के मैं गार्डन्स में चला हूँ, तो जब मैं वो देखता हूँ, उसे मैं डायरेक्ट करते हुए देखता हूँ, तो मुझे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आती है. जब मैं आई कांट बिलीव दैट ये आर्यन कर रहा है. और फिर मैंने जब शो देखी और मुझे लगा कि वाओ, ये वही बच्चा था जो मेरे गोद में खेला करता था.
और आप भी ये कर रहा है, तो जैसे मुझे यश के लिए फीलिंग या रूही के लिए फीलिंग आती है, मुझे आर्यन के लिए, सुहाना के लिए वही फीलिंग आती है, लेकिन मैंने आर्यन का शो बाकायदा देखा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ. For sure. Like, do you have fear of getting replaced? अब जो सारे नए लोग आ रहे हैं. Me? हाँ. मुझे कौन रिप्लेस करेगा? Do you feel कि अब मैं इतना relevant नहीं रहूँगा थोड़े टाइम बाद, maybe मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, कभी ऐसा डर लगा? Do I fear irrelevance? Yes. I fear irrelevance. As I told you, right, जब मैंने कहा ना नफरत और मोहब्बत से मैं वो डील कर सकता हूँ. Irrelevance के लिए मैं शायद, yes, I do fear irrelevance, and I feel like the only way to fight that feeling is to constantly be relevant. And to be relevant, you have to acknowledge the brilliance of others. How will you then get there? अगर मैं खुद अपने बबल में रहूं और मैं दूसरों का काम ना देखूं, दूसरों की जो सोच है ना पहचान सकूं, दूसरे क्या कमाल करते हैं, उनको मैं एक्नॉलेज ना कर सकूं, तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा एज अ स्टूडियो हेड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर. तो अगर मैंने स्त्री का बिजनेस देखा है, छावा का बिजनेस देखा है, लापता लेडीज़ की जीनियस देखी है, इन तीनों फिल्मों को स्टडी ऑब्जर्व किया है एकेडमिकली एंड अप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड ऑल ऑफ देम. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड देन मूव अहेड, वरना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. द ओनली वे टू स्टे रेलेवेंट इज टू बी अवेयर ऑफ योर एटमोसफियर, is to be aware of your surroundings, not live in your. A lot of creative successful people sometimes वो अपने बबल में रहते हैं, वो अपने जोन में रहते हैं, वो उसके बाहर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी और का काम नहीं देखना, वो बस अपना काम करना चाहते हैं, जो वो शायद सही है नहीं सही है, बट वो लोग जो है ना वो हमेशा रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे. टू बी रेलेवेंट यू हैव टू अब्जॉर्ब योर सेल्फ इन अदर पीपल्स लाइव्स ऑल्सो. सबसे मिलना है, हर एज ग्रुप से मिलना है, और यू कांट टॉक एज वाइज में बात कर रहा हूँ, नॉट स्टेटस वाइज, टॉक डाउन टू एनीवन. अगर कोई 20 साल का बंदा आपको एडवाइस दे रहा है तो आप सुनो सबकी, करो अपनी, पर सुनो सबकी. डू यू हैव एनी इनसिक्योरिटीज? Yeah, many. Which one's the biggest? I'm insecure of people. Of course, I'm insecure of failing. I'm insecure of that feeling of failure. Like मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रॉकी और रानी रिलीज हो रही थी 2023 में जुलाई. मैं 7 साल के बाद आ रहा था एज अ फिल्म मेकर. आई हैडंट डायरेक्टेड सिंस ए दिल है मुश्किल, व्हिच वाज 2016. तो मेरा यही था कि, एंड इट वाज अ टफ टाइम, बहुत क्लटर्ड रिलीज टाइम था. ओपेनहाइमर, बाबी आई थी, गद्दर आने वाली थी, हम बीच में फंसे हुए थे. And एक ट्रेलर was not accepted the way I thought it was. I think it was giving, the trailer एक वाइब दे रही थी कि been there done that फिल्म है. मुझे ये बात का एहसास आ चुका था, क्योंकि मैं अगेन बहुत अवेयर हूँ, so I'm hyper aware, I'm hyper aware कि ये कुछ है कहाँ पे क्या. तो मैं अंदर ही अंदर मैं बहुत नर्वस हो गया था that what if I fail? Or while I told you failure is okay, I'll deal with failure, but my directorial failure has one very big repercussion which I was afraid of. कि मैं अगर directorially fail करूं तो then it's very tough for people to take me seriously at work. क्योंकि मैं रोज अपनी राय देता हूं, ये मेरा काम है. मुझे अपना गाना आप सुनाओगे, स्क्रिप्ट सुनाओगे, परफॉर्मेंस दिखाओगे, मैं अपनी राय आपको देता हूं. मुझे वो चेहरा नहीं देखना जहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये इंसान खुद मुझे मन ही मन बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, इसने तो अभी फ्लॉप फिल्म बनाई है. मुझे वो एक्सप्रेशन नहीं देखना, उस बात की, मुझे उस डिसरिस्पेक्ट की और उस सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन की इनसिक्योरिटी है, मुझे वो नहीं चाहिए. तो आई नो कि मैं ये स्टेटमेंट बना नहीं सकता, लाइफ विल प्रॉब्ली गिव मी दैट फीलिंग, बट मैं डायरेक्टोरियली कभी फेल नहीं होना चाहता. आई डोंट माइंड फीलिंग एज अ प्रोड्यूसर, आई डोंट वांट टू फेल एज अ डायरेक्टर. आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. And how do you fight that? I don't know. How can you ever predict success in creativity? कुछ तो होगा. लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा कि जो भी मैं करूं वो चल जाए, क्योंकि मैं आई हैव एक्चुअली डायरेक्टोरियली मैं कभी फेल नहीं हुआ, मेरी हर पिक्चर चली है. तो आई in various levels, but they've all run. And they've been profitable to us and have been given the status of a hit film. I'm very fearful of failing as a filmmaker, as a director. उसको मैं कर क्या सकता हूँ? मैं बस मेहनत कर सकता हूँ कि मैं हर टाइम हर वक्त कुछ और करूँ. हमेशा दिल की सुनता हूँ मैं. जैसे मैं 2 साल से मैं एक एक्शन फिल्म बनाना चाहता था, वो मैं अपने दिमाग का सुन रहा था. 2 साल बाद मैंने फिल्म लिखी, मैं वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी कोई और डायरेक्ट करेगा.
बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट बनी है, लेकिन मैंने उस स्क्रिप्ट को फाइनली पढ़ी और मैंने कहा ये क्या कर रहा हूँ, ये खून खराबा एक्शन ये मेरा है ही नहीं, ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कॉमर्स की, इसमें मेरी आर्टिस्ट्री दिखेगी नहीं। 2 साल के बाद मैंने वो पिक्चर मैंने छोड़ दी, मैंने किसी और को दे दिया, ऐसे तुम जाओ जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मुझे नहीं बनानी है फिर, क्योंकि मुझे लगा ये खून खराबा एक्शन ये चल रहा है तो मैं बनाना चाहता हूँ। फिर मुझ में और किसी और कमर्शियल फिल्म मेकर में क्या फ़र्क है, यू नो, आई फील हैव टू ब्रिंग माई ओन स्ट्रेंथ्स टू द टेबल, यू नो, और वो मैं सिर्फ दिमाग से सोच के कर रहा था, वो मेरी दिमागी स्ट्रैटेजी थी, दिल वाली स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो मेरा दिल वापस आ गया अभी। तो कभी ऐसा लगा कि अब तो मैंने सारी डायरेक्टोरियल जो मेरी मूवीज़ थी वो हिट है, तो आई शुड क्विट नाउ क्योंकि मुझे इसी सक्सेस के साथ ही जाना है? नहीं, एवर डाउटेड योरसेल्फ? I want to die till I want to die making movies. I want to die on a set. Because hopefully. you said कि सबसे बड़ा डर है कि मेरी डायरेक्टोरियल मूवी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। But राज, ऐसा दिन शायद आएगा जब फ्लॉप हो जाएगी तो I'll be insecure. पर कभी जब वर्स्ट हो जाता है ना तो खौफ चला भी जाता है। अभी मैं डर रहा हूँ क्योंकि हुआ नहीं। हाँ। Just I used to fear losing a parent. I lost a parent. The worst is over. I always say what is worse, जब वो कहते ट्रोलिंग हो रही है, स्ट्रेस है, ये है, I said I've lost my father 21 years ago. For me that was the lowest point of my life. ये क्या है? कभी ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए बॉलीवुड at any point, lowest point, worst point? Never. I love this industry. It's given me everything. Where else can you sing, dance, laugh and cry and still be at work? It's the most beautiful place in the world. चाहे वो बॉलीवुड हो या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, इस जगह ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरा नाम, मेरी वजूद, मेरी सांसें, मेरी धड़कन सब अटैच्ड है टू दिस इंडस्ट्री एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस नो मैटर व्हाट एनीबडी सेज। और जो लोग कहते हैं वही इंडस्ट्री से ही का ही सपोर्ट ले रहे हैं और वो खुद कभी कभी बुराई करते हैं इंडस्ट्री की विदाउट रियलाइजिंग के वो जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा ही है। आई फील इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। गाइड मी अबाउट योर क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि अभी आपने बात करी डायरेक्टोरियल की, मेरी कोई भी डायरेक्टेड मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। they've all made money, they've all been hit in their own ways. क्या प्रोसेस है? लाइक हाउ डू यू, I'll tell you, when I look at your movies, okay, and I'm talking about from the time of, let's say, I don't know if you directed that movie or no, but it's your movie only, Kabhi Khushi Kabhi Gum. I directed it. Right, you directed it. So Kabhi Khushi Kabhi Gum, Rocky Rani abhi recently, then Kuch Kuch Hota Hai in middle, Kabhi Alvida Na Kehna, right? All of these movies, in सब में I have felt till now कि जब मैं देखता हूँ तब तो मुझे ठीक है, हाँ अच्छी मूवी है, बढ़िया फन, मजा आया, हो गया, खत्म हो गई। 2-3 years later, 5 years later, I'm like, oh, ये तो reality थी, you know that, and it just hits later. Yeah. How can you make such relatable movies every time? Because हर चीज़ तो आपके साथ नहीं हो सकती। देखिए, like कभी खुशी कभी गम तो is like a hardcore relate for on so many different levels, and sometimes पूरी story relate नहीं होती movies में, पर कुछ scenes it feels like एक exact recreate हुआ है। They hit home, yeah. They like लाइफ ऑब्जर्वेशन से मैं बनाता हूँ अपनी फिल्में। मैं शायद तुम शायद इस बात को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको ऑब्जर्व कर लिया है। योर मैनरिज्म, योर बॉडी लैंग्वेज, आई एम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन बाय नेचर। मैंने इस कमरे को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया है, इस कमरे के एस्थेटिक को ऑब्जर्व किया है। एवरीथिंग इज अब्जॉर्ब्ड इन माई हेड। मेरी जो लिखाई है, राइटिंग्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, जिंदगी से इंस्पायर्ड है। हर चीज़ कुछ होता है। मैं Anjali's character is that awkward girl. That was the life I led. So somewhere that penetrated through. Then I grew up reading Archie comics. So सारी aesthetic first half की Archie comics के. Then I absolutely loved a film called Parent Trap. तो वो Parent Trap का angle भी आ गया था second half में. तो a lot of the life I led, and I'm a Yash Chopra भक्त, so climax चांदनी की तरह, ये सारा breakup मैं आपको आज दे रहा हूँ. You know, लेकिन अगर आप पिक्चर देखो अभी आपको समझ आता है ये है वो है, लेकिन ये सारी मेरे बचपन की इंस्पिरेशंस हैं, ख्याल हैं, सब आ गए थे। फिर एक जब पिक्चर चली तो there was a certain kind of gratitude I felt to my upbringing. I felt I needed to make a film for my parents. Kabhi Khushi Kabhi Gum is my ode to my own mom and dad.
जहाँ टैगलाइन था, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, इट्स बिकॉज आई बिलीव दैट वी आर पिलर्स एंड डेफिनेशंस ऑफ आवर पेरेंटल लेगेसी, इमोशनल लेगेसी. तो बेसिकली वो मेरा ओट था. Then I feared losing a parent, and I wrote Kal Ho Na Ho. And ironically, my father passed away right after that. And then when he passed away, I felt I lost my policing, because वो मुझे सेंटर भी करते थे और हमेशा स्क्रिप्ट्स को सुनते थे. ये I felt now I can make a slightly risky film, because पापा अभी मुझे अलाउ या डिसअलाउ नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में है नहीं. तो I made कभी अलविदा, because I was obsessed with the idea of infidelity. नॉट कि मैं रिलेशनशिप में था, ना मैंने किसी को चीट किया था, मैं तो सिंगल था, अभी भी हूँ. पर मुझे हमेशा लगता है कि जब लोग अपने शादी या अपने कमिटेड रिलेशनशिप के दायरे के बाहर जाते हैं तो उनके जहन में क्या होता होगा. इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती, इतना झूठ होता है, और वो उस ज़्यादा स्ट्रेस तो चीटिंग में होता है. इनफिडेलिटी में ज़्यादा स्ट्रेस है. स्टेबिलिटी में एक्चुअली शायद बॉर्डम हो पर सुकून तो है. इन्फिडेलिटी, चीटिंग में पैशन है पर टेंशन भी है. और मैं ये जो ब्लर्ड लाइन है बिटवीन लव एंड स्ट्रेस, पैशन एंड इन्फिडेलिटी एंड स्टेबिलिटी एंड ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे बहुत इंट्रीग करती हैं. मैंने बहुत पढ़ा भी है बिगिन के बारे में. तो आई रोट कभी अलविदा, यू नो, एंड आई वांटेड टू मेक इट. उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे 3 फिल्मों में अवार्ड नहीं मिला. तो मैं एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाना चाहता था. मेरी सोच वही थी कि मैं अवार्ड विनिंग फिल्म कैसे बनाऊंगा, क्योंकि तब बहुत चली थी लगान, बहुत चली थी रंग दे बसंती, बहुत चली थी लगे रहो मुन्ना भाई. क्रेडिबल नया कंटेंट वाला सिनेमा चल रहा था, जो भारी भरकम चीज़ें कह भी रहे थे और कुछ अलग कर रहे थे. सो आई हैड सर्टन बिलीव्स. आई एम अ सेक्युलर पर्सन एंड माई सेक्युलर सेल्फ वॉन्टेड मी टू टेल द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ खान. मैंने 2 कारण के लिए वो फिल्म बनाना चाहा. एक तो था कि मैं वाकई बिलीव करता हूँ इन द पावर ऑफ सेक्युलरिज्म. दूसरा, मैं अवार्ड जीतना चाहता था. तो इसमें कुछ चीज़ें करूँ जो कमर्शियल ना हो फिर भी मेन स्ट्रीम, बट मुझे अवार्ड दिलाए. और जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीता उस फिल्म के लिए तो मेरे लिए वो मिल गया था. देन आई फेल्ट कि सब कह रहे हैं मैं सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई लॉन्च न्यू कमर्स. तब वो नेपो का था ही नहीं, नैरेटिव था ही नहीं, कुछ नहीं था. वो तो सबने कहा ब्रेव डिसीजन कि Karan is launching 3 new kids after working with only mega stars. तब मैंने वो चैलेंज लिया. फिर मेरा दिल टूटा और फिर मैंने टूटे हुए दिल पे फिल्म बनाई. हाँ. और दिल मुश्किल की क्या स्टोरी है? टूटे हुए दिल की कहानी है. एक तरफा प्यार, किसी ने मुझे फ्रेंड जोन किया और वो फ्रेंड जोन ने मेरा दिल तोड़ा, और वो टूटे हुए दिल की कहानी मैंने उस फिल्म द्वारा बता दी, जो एक तरफा प्यार. और जिस बात का एहसास मुझे हुआ कि लोग बहुत आशिक घूमते हैं ना हर जगह टूटे हुए दिल के साथ, बट उसमें भी मुझे एक रिवर्स पॉजिटिव लॉजिक मैंने अप्लाई किया कि वो एक तरफा प्यार की ताकत है क्योंकि वो खुद का है. आप मुझसे छीन नहीं सकते हो, वो मेरा प्यार है. अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है. वो प्यार मेरा है, वो मुझे एम्पावर कर रहा है, मुझे इनरिच करता है. हाँ, जब वो प्यार टॉक्सिक हो जाए तो वो गलत गली है. लेकिन वो जो प्यार आपको एम्पावर करे, वो प्यार ने मुझे बहुत एम्पावर किया, मेड मी फील अलाइव. सो मैंने उसको एक पॉजिटिव चैनलिंग दी, और वो कहानी जब मैंने बताई, दर्शाई, आई फेल्ट इट हील्ड मी, यू नो. तब बहुत साल उसके बाद मैं एक हिस्टोरिकल बनाना चाहता था, फिर वो नहीं बनी फॉर वेरियस रीजंस. और फिर मैंने चाहा कि लेट मी गो बैक टू मेकिंग अ हैप्पी फिल्म, बिकॉज आई वांट टू फील हैप्पी. ये पैंडेमिक के बाद था, पैंडेमिक एंड हो रही थी, बहुत लोग घुटन और लॉस एंड पेन से गुजर रहे थे. मैं बस खुशियाँ देना चाहता था लोगों को. सो आई मेड रॉकी और रानी. सो हर फिल्म के पीछे देयर इज अ रीज़न, एन इमोशनल सबटेक्स्ट और अ सर्कमस्टेंशियल सबटेक्स्ट, पर है हर फिल्म के पीछे एक छुपी कहानी ज़रूर है. एंड इन सब मूवीज से पहले स्टार्टिंग में आता है दैट धर्मा लोगो, हर किसी के दिमाग में वो म्यूजिक के साथ छप चुका है, राइट? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? कुछ दैट्स द कोरस ऑफ कुछ होता है. नहीं, बट उस लोगो की कोई स्टोरी क्या है उसका मतलब? पता नहीं, बन गई थी. मुझे कोई ज्यादा आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज नो इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट लोगो, जस्ट दैट आई वांटेड दैट आला. वो बन गया, किसी ने बनाया, हमने ओके बोल दिया. अभी वो
और बस हर मूवी के पहले बज अभी वो है, जाता है. अभी- वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू. It has that is the recall value. वेरी स्ट्रॉन्ग. Yeah. So you talk about एक तरफा प्यार because you just talked about it. क्या होता है, क्या फील करते हो रियलिटी में? आपने बोला वो तो आपने मूवी में दिखा दिया, पॉजिटिव लाइट में दिखा दिया. अरे प्यार जो है कमबख्त कोई चीज़ बनी नहीं है, ना बनेगी. बहुत लोग कहते हैं ना दिल में दर्द होता है ना, वो फिजिकल पेन है, जो हार्ट अटैक का वाला पेन नहीं है, लेकिन है. हाँ. एक दर्द है. आपको एंग्जाइटी फील होती है, आप सांस नहीं ले पाते, आप अपने वर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आप बन जाते हो जब आपका प्यार एक तरफा होता है. आई यूज्ड टू फील, और मैंने वो सीन इसलिए दिल में लगी व्हेन शी सेज कि वाकई दर्द होता है, फिजिकल पेन है. यू फील कि किसी ने कोई भारी चीज़ आपके चेस्ट पे डाल दिया, आपके दिल के ऊपर डाल दिया. वो फीलिंग है. वो आप फ़ोन देखते रहते हो, ऑनलाइन वो इंसान है या नहीं, फ़ोन उनका आया क्यों नहीं, वो कहाँ होंगे नहीं होंगे, आपका माइंड इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड. इट इज़ टॉर्चर. जो एक तरफा प्यार, एंड देन व्हेन यू हैव दिस रियलाइजेशन कि लेट मी टेक इट दिस वे, इट्स ऑलवेज मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत जब गिर जाता हूँ तो मैं उसी दर्द को एक नई दिशा दे देता हूँ, और उस नई दिशा ने मुझे एक्चुअली एम्पावर किया. व्हेन आई लुक्ड एट वन साइडेड लव एज अ पावर ऑफ अ फीलिंग दैट आई हैड, ये पावर है, इट्स एम्पावर्ड मी, देन आई स्टार्टेड लेटिंग गो. बिकॉज वैसे वो प्यार मेरा वैसे भी था ही नहीं. बट दर्द होता है यार, इट्स द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. लाइक मुझे बहुत एम्पैथी होती है उन लोगों के साथ जो एक तरफा प्यार की गलियों से गुजर रहे हैं. हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? वक्त ये एक्सेप्ट कैसे करते हो कि नहीं हो वक्त की खासियत यही है कि वो बीत जाती है, चला जाता है वक्त. एक्सेप्ट करते हो फुली? कभी एक्सेप्ट किया कि हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट किया. होप सच्चाई है यार. नहीं, होप नहीं रहती है. मैं किसी चीज़ को ओवर्टली रोमांटिसाइज नहीं करता. जो चली गई, जो बीत गई, वो बात थी. मैं क्या रोमांटिसाइज करूं जो वो मेरा था ही नहीं. मूवीज में तो करते हो. वो थोड़ी एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी होती है. जिंदगी में तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है. You set expectations for us to live by. Yes, but those have not met. Those have not. सब मुझे बोलते हैं कि तुमने तो हमें प्यार करना सिखाया, हमें प्रेम कहानियां बताई हैं, लेकिन वो प्रेम मेरी जिंदगी में कहाँ आई है? वो एक वैक्यूम प्लेस, एक जो होल है जो रह गया. आपकी डेफिनेशन क्या है लव की? लव, इट्स कॉम्प्लिकेटेड राज. लव क्या है? लव फीलिंग है, सेंसेशन है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका रियलाइजेशन आपको तब आता है जब मैंने ए दिल में कहा है, जब कोई तीसरा आ जाता है. आप किसी इंसान के करीब हो और आप उसे टैग नहीं देते, आपको खुद नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. मुझे बस अच्छा लगता है कि रोज़ मैं इस इंसान से बात करूँ या कॉल करूँ, लेकिन एक चांटे की तरह जब आता है वो फीलिंग, जब कोई तीसरा आ जाता है टू थ्रेटन दिस रिलेशनशिप, तब आपको बात एहसास होता है कि शायद ये प्यार ही है. इट्स ऑलवेज अ थर्ड पर्सन दैट मेक्स यू रियलाइज व्हाट लव रियली इज. व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग, सपोज यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी, यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम चैटिंग, इंटरेक्टिंग, मैसेजिंग, कुछ है, जोन है, बट आप टैग नहीं देना चाहते, आप आई लव यू नहीं बोलना चाहते क्योंकि इट्स टू अर्ली, इट्स टू सून, या शायद ईगो है आपका, या शायद आप ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक हो, कुछ भी हो. लेकिन इफ़ यू वांट टू पुट दैट पर्सन इन दैट, इफ़ यू वांट टू बी कॉट इन अ स्पॉट, कि वो एक तीसरा एंगल कोई आ जाए, अगर कोई कहे जो जिसके साथ आप बात करो, वो कहे ओ somebody finds me interesting and I might be going out with that person, वो जब उस रात को जब आपको नींद नहीं आएगी ना, तब आपको पता चला वो चांटा आपको लगा है और आपको प्यार जल जाता है, आपको प्यार हो गया है. अभी आप एक्नॉलेज करो एंड नाउ डू समथिंग अबाउट इट, एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो तब तक आपकी कूल एक्टिंग चल रही है, और बहुत लोगों के साथ होते हैं, सब कूल होते हैं. आई एम नॉट सो कमिटेड, आई एम लाइक प्लेइंग इट कूल, वी आर इन दिस रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, क्या है ये चीज़ें? क्या है सिचुएशनशिप? क्या है? वो कोई तीसरे को आने दो ना, वो जगह आपकी कोई और ले ले, तो अभी आपका सिचुएशनशिप जो है ना, वो शिप बिल्कुल डूब जाएगा. तो वो सिचुएशन वो कुछ और ही हो जाएगा. भाई प्यार जो है ना, प्यार एक मिसाइल है, एक ताकत है, एक पावर है. उसकी कोई रिप्लेसमेंट एनर्जी नहीं हो सकती. प्यार को कौन रिप्लेस कर सकता है? प्यार की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती. Are you calling jealousy love? No,
The feeling of jealousy realizes you about love. It's not even jealousy. It's the feeling that what is my place might be filled by someone else. It could start with jealousy, but if you're practical about that feeling, you don't need to feel jealous. You have to own up to that. This is love for me. Maybe the person I'm feeling that for doesn't feel the same back for me. That might start. The trigger could be jealousy, but that you should, instead of feeling jealous, you should realize कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ. क्योंकि एक्चुअली ये मोहब्बत है, ये प्यार है. मुझे क्यों ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये मुझसे चला जाएगा. तो उस इश्क को एक्नॉलेज करना विल बी द इंटेलिजेंट थिंग टू डू. बट कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो फिर ये एक तरफा ऑब्सेशन नहीं है, प्यार का है. और एक तरफा ऑब्सेशन हो सकता है, बट ऑब्सेशन इज नॉट अ राइट थिंग. जब मेरा प्यार जो था वो एक तरफा प्यार था. इट नेवर वेंट इनटू एन ऑब्सेसिव नेचर, वेंट इनटू टॉक्सिक नेचर. उन चीज़ों से मैं बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ. आई डोंट लाइक टॉक्सिसिटी टू एंटर अ प्योर इमोशन इवन इफ इट्स वन साइडेड लव. मेरा जो प्यार था ना वो बेशुमार था, वो प्यार था, एक तरफा था, पर कभी नेगेटिव नहीं था. मैंने कभी नहीं चाहा कि वो इंसान जो मुझे वापस प्यार नहीं दे पा रहा, वो इंसान से मैं नफ़रत करूं या मैं किसी कुछ बुरा चाहूं. मैंने बस एक दिन ठान लिया कि ये प्यार मेरा नहीं था और नहीं होगा, और मुझे बस इस बात से मैं बस डील जितनी जल्दी कर पाऊं उतना बेहतर है. तो मैंने फिल्म लिख डाली, एंड दैट वाज कैथार्टिक फॉर मी. एंड wow, I'm just thinking about something because I'm connecting your story with so many movies now, or little pieces from here and there, and dialogues चल रहे हैं. पर you mentioned कि कभी भी आपने ऐसा प्यार नहीं किया कि वो toxic हो जाए. Right? Are you aware of your toxic traits? Do you know about them? I don't believe I have any toxic traits. I really don't, and I'm not saying it because मैं कोई perfect इंसान हूँ. मुझ में खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं. I have my weaknesses. I don't think I have any toxic trait because I don't have hate in me. I don't feel jealousy. I feel envy. I don't feel hate. I feel indifference. I feel love. I feel compassion. मुझे hate I never feel I hate this person. जितना कोई मुझे, जैसा कोई लोग हैं जो मुझे बिल्कुल जो मुझे affect, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को affect किया negatively, मेरे बारे में चीज़ें कही हैं, but I don't hate anybody. मैं उनका I always say तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. योर कर्मा, तुम अपने कर्मा को देख लो भैया. बट रिलेशनशिप में हम सबका कोई ना कोई ट्रेट होता है which ends up becoming like मैं unapologetically ऐसा ही हूँ, and that is I'm not an over possessive person. I'm not an over jealous person. मैं कुछ एक्चुअली बहुत ही शांत किस्म का काम zen person हूँ. मैं कभी हाइपर नहीं होता, and when I'm hyper about little things like inefficiency bothers me at work. कि मैंने अगर कहा है कि मुझे ब्लू मग चाहिए और आप मुझे ग्रीन मग, मैं 4 बार आपको कह चुका मुझे ब्लू मग चाहिए और आपने ग्रीन मग डाल दिया कि हाँ ग्रीन है, दैट विल बॉदर मी. मेरा अगर आपने कहा कि आज शूटिंग ही नहीं हो सकती क्योंकि सेट कोई बारिश हो गई है, बहुत बड़ा स्टॉर्म हुआ है, ठीक है, आप नेचर से आप थोड़ी लड़ पाओगे. छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा इरिटेट करती है, वरना मैं बहुत कामली, लाइक आई लूज माई टेम्पर, इट्स वंस इन अ ईयर. और बहुत ही स्टूपिड चीज़ को लेके मैं सडनली गुस्सा हो जाऊंगा. बड़े चीज़ों में, बड़े सिचुएशंस में, बड़े हालात में, बड़े स्ट्रेस लेवल्स में मैं बहुत काम इंसान हूँ. यू नो, इनफैक्ट मेरे साथ हुआ भी था जब बहुत चीज़ें हो रही थी मेरे बारे में, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे लोग बात कर रहे थे, तो सब पूछते थे हाउ आर यू. मैं कहा फाइन. सो वंस अ रियली डियर फ्रेंड, आई वोंट मेंशन हिज नेम, ही केम टू माई हाउस. He said, I want to sit with you. He sat, had dinner, we chatted. 2 घंटों के बाद he said, तू ठीक है? I said, हाँ मैं ठीक हूँ. He said, तुझे पता है हम हैं ना, anything you need, why aren't you talking? You're seeming fine. Everybody's feeling that you're fine. I said, yes, I am fine. So they said, but why are you fine? Look at what's going on around you. There's a storm, there's a tornado, hurricane है social media पे. I said, बीत जाएगी ना. कहाँ टिकेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हरिकेन जो है, इवेंचुअली देयर विल बी अ लल आफ्टर दिस स्टॉर्म. मैं उस लल का इंतजार कर रहा हूँ. स्टॉर्म है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ. मेरे पास लाइफ बोट अभी नहीं है भैया. तो मैं स्टॉर्म में हूँ. लेट द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय मी, आई विल इमर्ज. आर यू अ बोट और एन एंकर? आई एम एन एंकर. Do you know there was a study done in, do you know about boat and anchor story? No, but I'm going by myself.
understanding of this analogy. I mean, I'm an anchor is like an anchor is somebody who can help a boat sail. I can be an anchor. I'm uncomfortable being just the boat. No, in your relationships everywhere, are you the anchor? Yeah, always. Oh. So there was a study done. I don't remember exact university. So usually आप directly randomly लोगों को boat और anchor पूछो, and majority लोग choose करते हैं अपना जो भी आंसर होता है उनका, that's usually their personality. And उनके आसपास जो सबसे close relationships होती है वो उनका opposite होता है. So let's say if you're an anchor, so you're the one who holds everybody, centers together. You're the reason why people come together. And then there are boats जो explorers होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये करते हैं. And you, like usually a boat and anchor are like very good combination together. Yeah. So are you anchor in your relationship and then people around you are boats? I don't know. I can't speak for others, but I know that I feel like an anchor. Your friends also, you can. I feel like, and I think if you speak to some of my dearest friends, they'll tell you that I'm probably an anchor. But I'm not saying they're boats. Maybe they're anchors too. Two anchors can also be friends. Yeah, of course. Know? So, but majority time it's... I have a feeling anchors attract other anchors. But it's usually boat and anchor go very high. I don't think, most in my case, I won't respect a boat too much. If it constantly needs an anchor and is not, after a while I'll be like, if I'm only anchoring you and you're just boating away, then isn't that a one-way relationship? No. A boat, sometimes when you over-anchor a boat also gets over-dependent and doesn't do anything. An anchor also needs an anchor, no? बहुत philosophical बातें हुई, but true. I am usually, I believe I'm boat in my life. And the closest relationships I have with my brother, with my partner, with my mom and dad, like usually, and they're all anchors. So people who are close to me, and it's very, and I thought it's a but then you're privileged. That you can be a smooth sailing boat with so many anchors. Because extremely privileged with good relationships around. Yeah. I want to touch wood. God bless, and made that continue. Do you feel lonely? All the because ये part missing है. All the time, many a time. I'm a lonely person. I mean, I'm भीड़ में तन्हाई. याद पता नहीं किसकी आई, लेकिन भीड़ में तन्हाई. Actually, but I feel it of so many people. There were lines written so beautifully in जगजीत सिंह का एक गज़ल था कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. You know, and I believe it that most people are lonely. I feel आप भीड़ में बहुत तन्हा लोगों को पाओगे, क्योंकि people they cannot replace your sense of loneliness. If you are a lonely person, you will be a lonely person. And even a relationship might not fill that void. I might be lonely in a relationship. I'm a lonely person and I have two beautiful children, an absolutely lovely mother, some great friendships. I'm blessed with the friends I have. They're all still family. You're lonely. Yes. क्यों ऐसे? ये समझ नहीं आया मुझे. If there are people. Because मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने डेली ख्याल या इमोशंस का इजहार कर सकता हूँ. मैं नहीं कर पाता. मैं नहीं बोल पाता कि मेरी एक्चुअल फीलिंग क्या है. मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को, मुझे हमेशा लगता है कि मैं किसी पर वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता, वो बोझ नहीं बनना चाहता है, उनको मेरे ख्यालों से मैं डुबाना नहीं चाहता, मैं बोलना ही नहीं चाहता, मैं अंदर ही अंदर रख लेता हूँ. एंड व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स दैट यू डोंट शेयर, यू इनवेरिएबली बिकम लोनली. क्योंकि फिर आपके ख्याल जो है वो आपके दोस्त बन जाते हैं, और वो तन्हाई आपको चुभती नहीं है, आप उसे भी अपना लेते हो. Do I like being lonely? Yes. To answer your question, I'm a lonely person, but I'm not an unhappy person. मुझे अपनी तन्हाई बहुत पसंद है. And ये इसलिए पसंद है because you don't like to share things with others, or because कि जो भी मैं बोलता हूँ लोग ढंग से समझते ही नहीं, तो मतलब ही नहीं share. I don't like to share. And why is that? Because अपनी दिल की बात कहने से कोई और अपना नहीं हो जाता, बात पराई हो जाती है. और मैं अपनी बात को पराया नहीं करना चाहता. Nice. I'm like you in this case. Yeah. And I always question, is it a bad thing? I don't think so. I think my thoughts eventually become things,
like the secret suggests. But my thoughts are also my own, and I like to keep them to myself. I'm territorial about my thoughts. मुझे पसंद है कि मेरे ख्याल मेरे अपने हैं, और मैं उन ख्याल रोज़ के ख्याल, रोज़मारी के ख्याल, रोज़ दिन के ख्याल में शेयर करना ही नहीं चाहता. जो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ. एंड वो कभी कभी एक्सक्लूसिव ही नहीं होता. मैंने 4 लोगों के साथ शेयर कर लिया, 5 लोगों के साथ शेयर कर लिया. आई एम वेरी इन टच विद माई फीलिंग्स. तो जब मैं थेरेपी सेशंस भी मैंने किए हैं, मैं एंग्जाइटी से भी गुजरा हूँ. एंग्जाइटी का मेडिकेशन मैंने ली है क्योंकि दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड. इट वाज एट वन जंक्चर इन माय लाइफ आई नीडेड टू एड्रेस इट. बट थेरेपी सेशंस में नहीं करता एनीमोर, बिकॉज मैं कोई ट्रेन थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद का थेरेपिस्ट बन सकता हूँ. मैं प्रॉब्लम आगे डाल के उसका सॉल्व मैं ढूंढ सकता हूँ, और मैं उस प्रॉब्लम के गढ़ पे भी जा सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है मेरे साथ, मैंने ये करवाया है, अभी इसे मुझे रिपेयर करना है. तो आई नो द रूट ऑफ द इशू and I have the solve of the issue, and I talk to myself about the issue and I find a way out. तो थेरेपी की ज़रूरत अभी नहीं है. हाँ, सोशल एंग्जाइटी 2-3 सालों से आई है, ironically, for a person very social. Social anxiety for you. You socially anxious. I'm anxious in closed rooms with 100 people. Like I feel अगर विंडो मुझे ना दिखे, if I don't have an outlet, like if there were 20 people in this room, we are in a closed space, I would be very uncomfortable. But because it's just you and me, and otherwise this particular room would have been a big red flag for me. But there's like a claustrophobia, no? Like if this was a proper shoot, I wouldn't be able to shoot. There were 100 people in this room where I can't see window. It's not so much claustrophobia, there is an anxiety. And when I go to a party, I leave. मैं हर लोग होते हैं, मैं पार्टी जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता. मैं जाता हूँ 5 मिनट के लिए और चला जाता. Everybody knows this about me. मैं आऊँगा 5 मिनट में चला जाऊँगा. मुझे नहीं रहा जाता. खुद की पार्टी में I have to stay. When I do, and I've stopped throwing parties also recently, मुझे अटेंड ही नहीं करना. मुझे लोगों से इतना नहीं मिलना. क्यों? एकदम से ऐसा चेंज क्यों? You were very social before. No, I don't feel it anymore. अभी मैं खुश हूँ अपने दोस्तों के साथ. वो घर आते, मैं उनके घर जाता हूँ. मुझे नहीं मिलना 100 लोगों से. मुझे ना इंडस्ट्री से बड़ी पार्टीज में मिलना है. मुझे मिलना ही नहीं है. आई डोंट फील. आई फील मैं वाकई मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है टू बी अ वर्जन ऑफ व्हाट दे बिलीव आई एम और दे मेट बिफोर. So I have to be that sociable, affable, accessible person. तो उसकी एक्टिंग मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि now I suddenly can't become एक पार्टी में कोने में बैठा हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं रही है पास्ट में. मेरे पास्ट में मैं हर जगह जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, हंसते खेलते मिलता हूँ विथ वार्मथ. तो अभी मुझे वो एंग्जाइटी के आ रहे, मुझे यही करना होगा. मैं उस सिचुएशन में होना ही नहीं चाहता, मैं इसलिए चला जाता हूँ. तो ऐसा क्या हुआ कि ये पर्सनैलिटी पता नहीं हो गया. इट हैपेंड टू मी. आई हैड एन अटैक वन डे. मैं एक बहुत बड़ा इवेंट पे था. आई गॉट अ पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक. मैं इवेंट पे था और आई स्टार्टेड परस्पायरिंग एंड आई कुड फील माय हैंड एंड फीट शेक. एंड a friend of mine took me to the corner and gave me water. Then I left. And the first thing is I went to my doctor because I thought ये शायद cardiac arrest हो, पता नहीं क्या है. He said you're going through an anxiety attack. And I met my psychologist. उसके बाद I started medication and I'm still on it. मैं रोज खाता हूँ दवाई and hopefully slowly I'll wean it off. बट ये मेंटल हेल्थ का इशू है मेरे साथ. इसके पहले 2016 में भी हुआ था. दैट वाज रिलेटेड अ लिटिल बिट टू माय ब्रोकन हार्ट. दैट एंग्जाइटी, दैट वाज द ट्रिगर. ये पता नहीं उम्र की वजह से, मे बी एक्सेसिव बीइंग अ पीपल प्लीजर और ट्राइंग टू बी अ पीपल्स पर्सन कैन गेट टू यू. और आप द आयरनी इज कि वो लोग जिससे आप सालों से मोहब्बत करते आ रहे हैं, नॉट लोग एज इन पर्टिकुलर people in general, yeah. उन्हीं से आपको डर लगने लगता है. तो वो आ जाता है कभी, उन्हीं से आप नहीं मिलना चाहते. और मे बी साइकोलॉजिकली आई फील पोस्ट कोविड का ये एक कोलैटरल डैमेज है मेरी पर्सनैलिटी का. पोस्ट कोविड आई फील लाइक इट्स हैपेंड पोस्ट कोविड. What happens in a panic attack? कैसा फील होता है? What do you feel? You said you really feel like you need help to breathe. You really feel you can't breathe. You feel you have to, you keep doing this.
you feel like you can't breathe. You feel you've lost control. You don't know your hands and feet. At least my hands and feet were shaking. And you don't have fever. They're just shaking. They're sweaty. Your palms are sweaty. I don't know what a cardiac arrest feels like, but this is what a panic attack felt to me. And then after water, it just goes away? No, nothing goes away with time. Of course, some medication is given to you to control yourself. So for like how long does this last? Like, kya hota? I don't... Mine went on for 5-10 minutes, and then I drank water and I had a regular Coke. I felt my sugar had dropped. So I had a regular Coke and my sugar level went up maybe. And then I went straight to the hospital, to the doctors, not hospital. I went to the clinic. I called my GP, my family doctor. He met me at his clinic quite late, 11 at night. What's the price you pay for being Karan Johar? Is there a price you pay? I don't think so. I think there's only there's nothing. There's no downside. I mean, I feel, how dare I have a downside? Look at my life. I'm recognized. I'm acknowledged. Even if I'm hated, I'm still known. I know no matter what I do, I will not just be a footnote in Indian cinema. I'll be a little more than that. Already ho chuka hai. How can I say there's any downside to being who I am? But have you made any sacrifices to be here? No. I mean, maybe I would have loved to have had a personal life. I don't have one. I wish I could be... Because you always work? I wish I could be in a relationship. I'm not in a relationship. Because you always work, that's why you've never given because time. Because of who I am, it's tough to kind of, trust easily or be, I don't know, it's just tough for me. Like the one thing that I regret in my life, if you ask me, what's the one slightly empty area or dark area or in unfulfilled area, it's the area of not being in a relationship. Okay, quick question. Iske baad main last question पूछ लूँगा. Your name was Rahul and your movies have Rahul as the male protagonist. जब राहुल इतना ज़्यादा नाम सेलिब्रेट करना था तो खुद का नाम चेंज क्यों किया? मैंने नहीं किया. मेरा क्या लेना देना था उस चेंज को? क्योंकि खुद का चेंज हुआ इसलिए क्योंकि राहुल रह गया था कि एक अधूरा रह गया था कि राहुल मेरे कुंडली का हिस्सा इन सम फॉर्म होना चाहिए. Okay. तो शाहरुख was called Rahul in the first 2 films that I directed. मम्मी ने चेंज किया. मेरी जन्मपत्री का नाम राहुल कुमार जोहर है. Okay, हाँ. मम्मी ने बस छठा या 7th day she woke up and said नहीं मुझे नाम करण चाहिए. तो मम्मी का सपना आया था उनको. People call my family total Karan Johar fan and I'll tell you why. मेरे मॉम डैड ने भाग के शादी करी. मेरा नाम राज रखा, मैं छोटे भाई का नाम राहुल रखा है. Oh wow. I don't know if that's a real reason or no, but people call me कि तुम क्या Bollywood inspired लोग हो. Yeah, Raj Rahul. I mean, I didn't know your brother was called Rahul. Yeah, wow, you all are both Shah Rukh Khan era children. Extra, and then everybody loves SRK in the family. Everybody loves you in the family. Everybody is Raj Rahul, meaning obviously they love SRK. Okay, is there any controversy because of Coffee with Karan that you wish it would have never happened? I mean, something that personally bothers you कि यार कुछ भी फालतू limelight में ले लिया इसको. I mean, I always look at when you're a host, that means who you called as your guest. So I feel if they've said things, they've said it in that moment, and I will never. What I felt terrible about. More than anything else was when, both it happened to Hardik and Rahul, and I was like, that really threw me off because I felt like, oh my God, I hope there's no damage to anybody, but I'm so glad with the universe's grace. They're both doing phenomenally. They're national treasures. And I was like, a show of mine can't dampen like the heroes of our nation, like I was really worried and scared about that, but they both emerged and in fact emerged even stronger, and I'm really grateful. I'm not a cricket fanatic at all, but I started following matches only to watch their careers, because I was like, what was going on? That threw me off. That episode threw me off. But other than that, whoever said what they've said, they felt they needed to say, and as a host, तहे दिल से उनको शुक्रिया कि वो मेरे सेट पे आए, मेरे शो पे आए. उन्होंने जो कहना था वो कह दिया. I don't regret anything that they have said. I don't regret anything that I should have cut, I didn't cut. I always respect people who say what they want. Yes, if anybody has ever asked me to cut something out after the show, I always cut it, because I feel like I've come in good faith. And you have asked me something, you have said something,
that you should not have said, maybe, but got carried away and said. I always say that anything you feel, call me and I'll cut it out. Because that is the respect you give the guest who's come. Because वो मेहमान है आपके. You know, तो वो मेहमान नवाजी तो आपका फर्ज है. So that is the one thing I've done. But otherwise, many people say, why didn't you cut this out? Why didn't you cut that out? I'm like, no, they came, they said it in good faith. I will keep it. I will not cut till they ask for me to cut something. So you're not. Do you feel जो अभी recently Deepika and Ranveer वाला हुआ था, what was blown out of proportion, it was okay? I think they spoke from their heart. I thought they were and the very way it honest. was perceived on it was social ridiculous. I'm sorry, I don't agree with the reaction. They were beautiful. They were honest. They were earnest. They were sincere. They were beautifully in love with each other. They're a wonderful couple. I've known them personally. Now they have a gorgeous daughter. I'm like, respect their love story. Don't judge it. That's all I have to say. Perfect. Okay. I have 5,000 more questions, but I can't ask you because We'll meet for dinner. We'll meet for dinner. We'll meet for dinner and I'll ask you personal questions एक दो जगह पे and you'll have to answer me off camera and you'll off camera I'll tell you anything. Okay. On camera also I've told you enough, I feel. Yeah. But like off camera तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं. Perfect. Okay. One last question which I ask everybody who I really put in high regards is give me one advice. How can I make this better? How can I make my podcast better? You have observed little bit of it or maybe you've watched previous episode ever and now that you've experienced. क्या कर सकता हूँ so that I really learn and get better? Genuine advice. And you can be brutal. You know, just to sound clever, I don't want to say something because I really felt that this conversation genuinely felt relaxed. I felt relaxed. I like that you've already, for people जो यहाँ नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूँगा यहाँ कोई नहीं है इस कमरे में, सिर्फ मैं और राज हूँ. ना कोई आवाज़ है, ना साउंड है, ना मेरी आईलाइन में कोई है, कैमराज है मेरे सामने पर उनके पीछे कोई नहीं है. तो आई फील दीज आर थिंग्स दैट नोबडी एल्स पॉसिबली. आई हैव नॉट बीन ऑन अ पॉडकास्ट जो ये वातावरण यहाँ सेट हुआ है तो ऑलरेडी हो चुका है. आप मेरे इंटरेस्टिंग मैंने बात ये ऑब्जर्व भी किया है कि मैंने कुछ चीज़ें कही हैं, आप वापस चले जाते हो टू व्हाट यू वांट. यू डोंट गो. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेक योर लास्ट सेट वर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट. देन आई डोंट टू टेल यू एक्चुअली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज वो कभी बहुत सारे इंटरव्यूज जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिस्ट के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो आपके जवाबों में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है, आप वाकई इंटरेस्टेड हो. सो आई थिंक यू टिक्ड मेनी बॉक्सेस राज. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज you asked me for feedback. I have no immediate critical feedback to give you कि आप इससे बेहतर क्या कर सकते हो. बस यही मैं बस आपके लिए चाहूँगा दैट आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ एंड आई फील दैट everyone is coming to bring someone else down in a podcast sometimes, and I feel some questions are leading you to that जो आपने नहीं पूछा मुझसे and I'm grateful for. I just feel I wish everybody spoke their heart out, but you don't have to speak about somebody else, bring them down to speak your heart out. Podcast should be about your honesty in the moment. जितना सच आप बोल सकते हो तभी आइए आप पॉडकास्ट पे. लेकिन किसी और आप कोई बैगेज पिछले 20 साल का बैगेज आप कैरी कर रहे हो वो उस पॉडकास्ट में क्यों निकाल रहे हो? क्यों किसी की बुराई कर रहे हो? क्योंकि आप इवेंचुअली क्लिकबेट हेडलाइन बन जाओगे और फिर वही आपकी अस्तित्व बन जाएगी. वो एक लाइन जो आपने किसी पॉडकास्ट में बोली थी. मत कहो, अपने बारे में बात करो. इतना कुछ है अपने बारे में बात करने लायक. अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करो. आई ग्लैड यू डिडंट गो डाउन अ लॉट ऑफ लेन्स दैट यू कुड हैव एंड आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. आई एम नॉट प्लेड अ रैकेट स्पोर्ट इन 34 years, तो मेरे लिए नया है, तो आई एम not very good at it at all. We'll play one day. I'm also not good at it. You play paddle? Then let's very bad at it. Oh God, then we must play. We must play. I'm looking for bad paddle players. Okay. Because मेरे साथ सारे अच्छे players हैं. जो भी खेलते सारे please Raj will play. तुम दूर रहते हो लेकिन you have to travel and we'll play together. Thank you so much ये episode end तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही वैल्यूबल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे. नंबर 2, अभी कमेंट्स में मुझे बताओ कि इस एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जो आप चाहते हो जिनको हम इधर बुलाएं एंड उनसे हम इंसाइटफुल बातें करें ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.